तो देखो कैसे इसको पढ़ना है, वो ध्यान सुनना। जैसे हमने एक सेट लिया, सपोज ए सेट लिया हमने, ठीक है, ए सेट है और हमारे पास एक बी सेट है, ठीक। अब बहुत ध्यान सुनना, इसके बीच हमने एक रिलेशन बनाया, आर नाम का रिलेशन बनाया, ठीक है। अब इसमें एलिमेंट सपोज एक्स वाई जेड डब्ल्यू, इसमें एलिमेंट है ए बी सी डी। अब देखो यार, ये जो दो सेट है, सपोज हमारे पास ये ए सेट है और ये क्या है, बी सेट है, इन दोनों के बीच में जो रिलेशन कितने बन सकते हैं, बहुत रिलेशन बन सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें से कुछ ही रिलेशन जो होंगे वो फंक्शन बनेंगे, बहुत ध्यान सुनना। तो हमने इसकी मैपिंग करा दी, x की y से करा दी और y की a से करा दी, सॉरी z की c से करा दी और w की d से करा दी, ठीक है। तो ध्यान सुनना, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन क्या कह रहा है कि एवरी एलिमेंट ऑफ ए शुड हैव इमेज इन सेट बी। तो देखो सभी एलिमेंट जो x y z w सबका इमेज बना है, ठीक है। और एवरी एलिमेंट ऑफ ए हैव सिंगल इमेज इन सेट बी, जितने भी एलिमेंट है सबका सिंगल इमेज होना चाहिए, ठीक है। तो देखो x का केवल b है, y का केवल a है और z का केवल c है, w का केवल d है, ठीक। तो इधर के जितने भी एलिमेंट हैं, सपोज हमने मान लिया कि ये एलिमेंट जो है वो स्मॉल x है, ये बिलोंग्स टू पूरे a सेट के है, और इधर का क्या है, स्मॉल y बिलोंग्स टू पूरे b सेट के हैं, ठीक। इधर क्या है, इसको ऑब्जेक्ट भी कहते हैं और इसको क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, इमेज कहते हैं। क्या कहते हैं, इमेज कहते हैं। तो कंडीशन हमारी यही होती है फंक्शन की कि जितने भी ऑब्जेक्ट हैं उनका सिंगल इमेज होना चाहिए और जितने भी ए एलिमेंट के हैं, एक सेट के एलिमेंट हैं, सबका इमेज बनना चाहिए, ठीक है। तो ये तुम्हारा देखो यार, ये फंक्शन होगा। एक और एग्जांपल लेते हैं, सपोज हमारे पास ए सेट है और ये हमारे पास क्या है, बी सेट है, ठीक है। अब देखिए जरा ध्यान सुनिएगा, इसमें एलिमेंट 1 2 3 4, इसमें है एक्स वाई जेड। अब देखो 1 की सेटिंग x से करा दी हमने, 2 की सेटिंग z से करा दी, 3 की सेटिंग y से करा दी, ठीक है। अब ये रिलेशन हमारा a से b, पहली बात ये बताइए क्या ये रिलेशन है, रिलेशन है, ठीक है। अब क्या ये रिलेशन फंक्शन है, क्या ये रिलेशन फंक्शन है, क्या ये नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहां पर जो 4 है ये छूट गया, इसका इमेज इसमें नहीं बना, इसीलिए ये फंक्शन नहीं है, ठीक है। अच्छा और एग्जांपल लेते हैं, सपोज यहां पर मान लीजिए हमारे पास एक a सेट है, ठीक है, और ये हमारे पास क्या है, बी सेट है यार, ठीक। अब देखो इसमें एलिमेंट मान लीजिए x y z और इसमें a और b है। x की सेटिंग हमने a से करा दी, y की b से करा दी और z की a से करा दी, ये हमारा रिलेशन बना, a से b रिलेशन बना। अब सोच के बताइए क्या ये जो रिलेशन है a से b ये फंक्शन है कि नहीं है? क्यों है? क्योंकि सभी का इमेज बना है, पहली कंडीशन हमारी सेटिस्फाई है, ठीक है। और दूसरा क्या है कि एवरी एलिमेंट ऑफ ए है सिंगल इमेज, तो x का केवल क्या है, y से है, x का केवल y से है, z का केवल क्या है, सॉरी x का केवल a से है, z का केवल a से, y का केवल b से है, ठीक है। ऐसा एक एग्जांपल और छोटा सा लेते हैं, बस ये लास्ट एग्जांपल है। मान लीजिए इसमें a b c है, ठीक है, यहाँ पर 1 2 3 4 और ये रिलेशन हमने बना दिया r नाम का, ठीक है। a से b का रिलेशन बना दिया हमने, a का 1 से हमने करा दिया मैपिंग और b का हमने 3 से करा दिया और b का 2 से करा दिया, c का 4 से करा दिया। ये जो रिलेशन बना, क्या ये रिलेशन फंक्शन होगा? क्या ये नहीं होगा। सबके तो इमेज बने भाई साहब, पहली कंडीशन सेटिस्फाई है। दूसरी कंडीशन क्या है कि सिंगल इमेज होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर b के कितने इमेज हैं, 2 इमेज हैं, यानी ये फंक्शन नहीं होगा। ये तो फंक्शन था लेकिन ये फंक्शन नहीं होगा। तो फंक्शन समझ में आया, ये क्या होता है, फंक्शन कैसे डिफाइन करते हैं, ठीक है। अब जरा एक क्वेश्चन इसी पे हम लोग आगे देखते हैं, क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन हमारे सामने है, इस क्वेश्चन को हमें डिस्कस करना है कि बताइए इसमें से कौन सा फंक्शन नहीं है। बहुत ध्यान से सोच के बताइए कौन सा इसमें फंक्शन नहीं है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि इसमें बताना है कि फंक्शन कौन सा नहीं है। ठीक है, बी और सी चलिए चेक करते हैं। पहले बहुत ध्यान सुनना, ऐसे क्वेश्चन को कैसे चेक करना है। देखो यार, P Q R S है, ठीक है, ये A सेट का एलिमेंट है, क्या है, P Q R S है। इधर क्या है, केवल 1 है, ठीक है। यहां से हमने रिलेशन बनाया, ये रिलेशन है, P का 1 से है, Q का 1 से है, R का 1 से है, S का 1 से, सभी एलिमेंट का इमेज बना है, ठीक है, और सबका सिंगल बना है भाई, ठीक है। क्या P के 2 इमेज हैं? क्या नहीं है, P का केवल एक इमेज है, बोलनी कौन सा, 1 है, ठीक है। ये तो फंक्शन होगा यार। एक और चेक करते हैं, दूसरा देखो यार, दूसरा है P है, Q है, R है, ठीक है। एक और है इसमें 1 2,
P की सेटिंग किससे है, P की 1 से है और Q का किससे है, 2 से है, और R का किससे है, R का 1 से है और R का 2 से है। ये देखो जो रिलेशन बना यही फंक्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, सभी का इमेज बना लेकिन R के 2 इमेज बन गए, ठीक है। और जरा इसको चेक करते हैं यार, सी ऑप्शन, P का 1 से बना है, ठीक है, एक इमेज, Q का 2 से बना है, एक इमेज। देखो यार P का 2 से भी बना है कि नहीं, यानी ये भी क्या होगा आपका, ये भी फंक्शन नहीं होगा। P के 2 इमेज है, 1 और 2 है, यानी ये दोनों ऑप्शन क्या है, ये दोनों आपके फंक्शन नहीं है। समझिए क्या, ठीक है। तो ये फंक्शन नहीं है, ऐसे हमें क्या करना है, डिफाइन करना है, चेक करना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यार, ठीक है। अब कुछ इसमें आइडेंटिफाई करना है, कुछ डायग्राम दिख रहे होंगे, ठीक है। इसमें से बताना है कौन सा फंक्शन कैसे चेक करेंगे, बहुत ध्यान सुनना। ग्राफिकल मेथड, जैसे अगर हम किसी भी कंपटीशन में एग्जाम देते हैं और बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो डायरेक्टली हम ऐसे चेक कर सकते हैं, ठीक है। ग्राफ याद होना चाहिए, फंक्शन में सबसे ज्यादा ग्राफ पूछा जाता है, पूछा नहीं जाता है, ग्राफिकल अप्रोच बहुत बढ़िया होती है यार। आपको चेक करना है कि इसमें से कौन सा फंक्शन नहीं है यार। सपोज एक यहाँ पर ऐसा हमने बना दिया, एक ऐसा ग्राफ है, ये इनकम्प्लीट था, एक ये बना दिया, यहाँ पर एक ऐसे बनाते हैं, ठीक है, ऐसा ग्राफ बनाते हैं, और एक ऐसा ग्राफ बनाते हैं, ये हमारा ग्राफ है। ये आपके सामने सारे ग्राफ दिए गए हैं, इसमें से बताना है कि कौन सा फंक्शन है, ठीक है। तो यार सबसे पहले चेक करते हैं, इसमें एक आपको तरीका बताते हैं। सबसे बढ़िया तरीका क्या होता है, इसमें वर्टिकल लाइन टेस्ट, क्या होता है, वर्टिकल लाइन टेस्ट होता है, ठीक है यार। ये सबसे शानदार और बेहतर जुगाड़ है, इसी से हम निकालते हैं। इसका कॉन्सेप्ट भी समझाऊंगा, अधिकतर आपको पता भी होगा। जैसे हम वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं, यदि हमने वर्टिकल लाइन ड्रॉ किया और ग्राफ को क्या किया, ग्राफ को एक जगह कट किया, क्या किया, एक जगह कट किया, यानी ये फंक्शन क्या होगा, होगा, ठीक है। देखो यार ऐसा क्यों है, जरा इसको समझते हैं। देखो यार, यहाँ पर ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट यहाँ पर आई, और ये तुम्हारा क्या है, x इक्वल टू ए, मान लीजिए क्या है, x इक्वल टू ए है। और अगर x इक्वल टू ए पुट कर रहे हैं तो यहाँ y की वैल्यू क्या आ रही है, मान लीजिए y इक्वल टू क्या है, b आ रही है। आ रही कि नहीं आ रही है, यहाँ पर एक ही वैल्यू पर एक ही आंसर निकल के आ रहा है। मतलब एक का क्या है, एक ऑब्जेक्ट का एक ही इमेज है। ये सब निकालना नहीं, मैं बस समझा रहा हूं आपको, ठीक है। अब जैसे इसमें चेक किया मैंने, ऐसे लाइन ड्रॉ किया, तो देखो यार इस ग्राफ को 2 जगह कट किया, देखो यहाँ पर और यहाँ पर, ठीक है। अब तुम सुनो यार, यहाँ x इक्वल टू क्या है, a है। अब x इक्वल टू a पर 2 आपकी इमेज दिख रहे हैं, है कि नहीं, 2 इमेज दिख रहे हैं, क्या ये पॉसिबल है, नहीं है। फंक्शन की डिफिनेशन ही कहती है कि एक ऑब्जेक्ट का केवल एक इमेज होना चाहिए, यहाँ पर तो 2 इमेज दिख गए, ठीक है, यानी ये क्या होगा, फंक्शन नहीं होगा, ये फंक्शन आपका है। ऐसे यहाँ पर चेक करो यार, देखो इलिप्स है, ये देखो 2 जगह कट कर रही है, यहाँ पर और यहाँ पर, तो ये भी फंक्शन नहीं है ना, ठीक है। और यहाँ पर ये हमने ड्रॉ किया, तो देखो यहाँ पर क्या कर रहा है, ग्राफ को एक जगह कट कर रहा है, ठीक, तो देखो ये भी फंक्शन होगा। इसको चेक करते हैं यार, इसको देखो, ये फंक्शन आपका नहीं है, समझिए क्या। तो ये हमारा थोड़ा सा ग्राफिकल अप्रोच था, इसको नोट कर लीजिए जल्दी से, जहां भी नोट कर रहा हूं, ठीक है। तो कभी भी चेक करना है कि फंक्शन है कि नहीं है, तो वर्टिकल लाइन ड्रॉ करिए, यदि एक से ज्यादा कट करती है तो वो फंक्शन नहीं होगा। अगर एक जगह बस ग्राफ को कट करते तो वो फंक्शन होगा, अदरवाइज वो फंक्शन नहीं होगा, ठीक है। तो यार इसको नोट कर लीजिए, फिर बहुत जल्दी नोट। देखो टाइप ऑफ फंक्शन, सबसे पहला फंक्शन है कांस्टेंट फंक्शन, यार ये बेसिक फंक्शन है, क्या है सब, बेसिक फंक्शन है यार। देखो यार ये बेसिक फंक्शन है, तो कांस्टेंट फंक्शन का मतलब है एफ एक्स इक्वल टू क्या है आपका, एफ एक्स इक्वल टू सी है, मतलब y इक्वल टू कोई भी नंबर ले लिया, मान लीजिए हमने 3 ले लिया, क्या ले लिया, 3 ले लिया। तो यार यहाँ पर ये y एक्सिस है, ये तुम्हारी क्या है, x एक्सिस है कि नहीं। तो यहाँ पर ये क्या है तुम्हारा, ये पॉइंट, ये मान लीजिए क्या है, 3 है, क्या है, 3 है, y इक्वल टू 3 है। तो ये ग्राफ हमारा क्या होगा, स्ट्रेट लाइन होगा, कहां से पास करेगा, y इक्वल टू 3 से पास करेगा, ठीक है। कांस्टेंट फंक्शन है तो इसका स्ट्रेट लाइन आती है पैरेलल टू x एक्सिस आती है, ठीक है। तो यार इसमें जो भी x की वैल्यू है वो रियल नंबर होगी, y की वैल्यू कांस्टेंट ही आएगी, ठीक। तो ये सिंपल फंक्शन है। और फंक्शन है जैसे देखते हैं आइडेंटिटी फंक्शन, क्या है, आइडेंटिटी फंक्शन। यार आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है, बहुत ध्यान सुनना। आइडेंटिटी फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू क्या होता है आपका, x होता है, दैट इज y इक्वल टू क्या होता है, x के बराबर होता है, ठीक है। अगर x की वैल्यू 1 पुट करोगे तो y की वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। x की वैल्यू 2 पुट करोगे तो y की वैल्यू क्या आएगी, 2 आएगी। x की वैल्यू 3 पुट करोगे तो y की वैल्यू क्या आएगी, 3 आएगी। समझ रहे हो क्या, ठीक है।
आइडेंटिटी फंक्शन यही है, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन मेकिंग 45 डिग्री विद एक्स एक्सिस। ठीक है, ये 45 डिग्री एंगल बनाएगा एक्स एक्सिस से, ये स्ट्रेट लाइन होगी यार। तुम्हें देखो यार, जब x की वैल्यू आपने 0 पुट किया तो y की वैल्यू 0 है कि नहीं, तो x 0 y 0, x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू 1, x की वैल्यू 2 तो y की वैल्यू 2, x की वैल्यू 3 तो y की वैल्यू 3। यार देखो यार, जब ड्रॉ करोगे तो ये स्ट्रेट लाइन बन के आएगा। ठीक है, 45 डिग्री बनाएंगे, बहुत ही सिंपल है यार, इसमें कुछ करना नहीं है। तो ये सिंपल फंक्शन है आइडेंटिटी फंक्शन। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ और फंक्शन है। अब जैसे स्क्वायर फंक्शन है, क्यूबिक फंक्शन है, ठीक है, और रेसिप्रोकल फंक्शन है। बहुत ध्यान सुनना यार। स्क्वायर फंक्शन कैसे बनेगा, एफ एक्स इक्वल टू क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर बनेगा। यह है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। y इक्वल टू क्या लिख सकते हैं इसको, जनरली हम फंक्शन के रूप में y इक्वल टू एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। देखो स्क्वायर फंक्शन इसलिए क्योंकि x के पावर क्या है, 2 है। अब आप बताओ यार यहाँ पर, अब इसका मुझे डोमेन और रेंज बताना है। ठीक है, अब देखो इसका ग्राफ थोड़ा सा देख लेते हैं। इसका ग्राफ कैसा बनता है, इसका ग्राफ हमेशा कैसा बनता है, पैराबोलिक ग्राफ होता है। कैसा होता है, पैराबोलिक। ठीक है, पैराबोलिक का मतलब ऐसे पैराबोला, देखो यार ऐसे बनता है। अब इसमें एक कहानी और होती है, यदि इस एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, क्या है, पॉजिटिव, जैसे यहाँ वैल्यू क्या है, यहाँ पर जो है लिखा है ये पॉजिटिव है, तो इस पैराबोला ओपनिंग क्या होगा, अपवर्ड होगा। ठीक है, आप लिख भी सकते हो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होना चाहिए, यदि पॉजिटिव है तो क्या होगा, पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड। ठीक है, बस। और अगर इसका नेगेटिव है तो क्या होगा, ओपनिंग डाउनवर्ड। ठीक है, जैसे अगर ये मान लीजिए हमने लिख दिया y इक्वल टू माइनस का एक्स स्क्वायर लिख दिया, तो ये पैराबोला ऐसे ओपनिंग डाउनवर्ड हो जाएगा। ठीक है, अब समझो यार, इसका मुझे डोमेन और रेंज चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट तो डोमेन और रेंज है कि नहीं। तो डोमेन और रेंज कैसे निकालेंगे, तुम्हें बताओ यार। डोमेन का मतलब क्या होता है कि x की वैल्यू क्या क्या पुट कर सकते हो आप, x की वैल्यू सारी वैल्यू पुट कर सकते हो, मतलब चाहे नेगेटिव हो, चाहे पॉजिटिव हो, चाहे वो इंटीजर हो, चाहे वो फ्रैक्शन में कुछ भी हो, चाहे डेसिमल हो, है ना। मतलब x की वैल्यू आप सारे के सारे रियल नंबर पुट कर सकते हो। अब ट्विस्ट होगा तुम्हारा क्या निकलने के लिए, y मतलब रेंज निकालने के लिए। तो रेंज क्या हो सकता है, केवल और केवल पॉजिटिव होगा भाई। रेंज देखो यार, रेंज हमारा क्या होगा, जो y है, आप y की वैल्यू क्या लोगे, y की वैल्यू क्या होगा, देखो यार 0 से लेके कहां तक होगी, इंफिनिटी तक होगी। अच्छा तुम बताओ यार, क्या 0 पर कौन सा इंटरवल लगेगा, सोच के बताना। अगर हम यहाँ 0 पुट कर दें, क्या पुट कर दें, 0, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। ठीक है, तो यार ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा आपका रेंज निकल जाएगा और ये तुम्हारा डोमेन आ जाएगा। ठीक, ये सिंपल स्क्वायर फंक्शन का था। अच्छा क्यूबिक फंक्शन का थोड़ा सा देखिए, क्यूबिक फंक्शन का सेम ऐसा ही क्यूबिक फंक्शन होता है यार। क्यूबिक फंक्शन क्या होता है, y इक्वल टू, या पहले सिंपली ऐसे लिखते हैं, एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब लिखते हैं। क्या लिखते हैं, एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब लिखते हैं, है ना। ठीक, अब तुम बताओ यार, इसको y इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, एक्स क्यूब लिख सकते हैं। अब तुम बताओ इसमें x की कौन कौन सी वैल्यू पुट कर सकते हो, क्या पुट कर सकते हो, x की सारी वैल्यू पुट कर सकते हो, क्या पुट कर सकते हो, x की सभी वैल्यू पुट कर सकते हो। अच्छा y की क्या वैल्यू पुट कर सकते हो, तो सोच पा रहे हो y क्या पुट कर सकते हो, चलिए देखिए, बहुत अच्छा बोला। ठीक है, हाँ यहाँ पर साइनिंग हो रही है क्या, अच्छा आंखों से लग रही है, यहाँ पर साइनिंग चल रही है, तो इधर करें क्या, अरे अच्छा रिकॉर्डिंग में तो यहाँ हो रहा होगा, है ना, ये सब नहीं दिख रहा है, ये सब नहीं दिख रहा है, अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है यार, चलो बोल तो दिया था मैंने ना, कोई नहीं, ये दिख रहा है, ये आ रहा है रिकॉर्डिंग में। तो यार तुम बताओ, अब जैसे हमने इसमें पुट किया, सपोज मैं देखो कैसे कैसे निकालना कैसे है। ठीक है, मान लो सब कुछ भूल गए और हमें निकालना है, तो याद रखना ऑब्जर्वेशन करते हैं, मैथ में क्या करते हैं, ऑब्जर्वेशन। जैसे हमने रियल नंबर लिया, एक बार 1 पुट करके देखिए, क्या पुट करके देखिए, 1, एक बार -1 पुट करके देखिए, ठीक है, एक बार 0 पुट करके देखिए। जैसे x की वैल्यू आपने 1 पुट करी, x की वैल्यू 1 पुट करी, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी।
जैसे आपने x की वैल्यू -1 पुट करी, जैसे माइनस यहाँ पुट करोगे -1, तो -1 का क्यूब -1, 0 पुट करोगे तो 0। अच्छा तुम बताओ यार, अगर हम इसमें माइनस का 2 पुट कर दें, माइनस का 2 पुट कर दें तो माइनस का 8 आ जाएगा, आ जाएगा। अच्छा 2 पुट कर दें 8 भी आ जाएगा, मतलब इसमें सारी वैल्यू क्या रही है, रियल आ जा रही है। समझिए क्या। अच्छा इसका ग्राफ कैसा बनता है, यहाँ दिख रहा है क्या, वीडियो में आ रहा है ये ना, ठीक। अब यार मैं कोशिश करूंगा यहाँ डब्बा बना लूं। अभी ये डब्बा दिख रहा है क्या, इतना नहीं लिखना है मुझे। अच्छा तो डब्बा को थोड़ा ऐसा बनाऊं ताकि मैं समझ सकूं यार, है ना बस। अब देखो इसका ग्राफ कैसा बनता है यार, इसका ग्राफ देखा है, इसका ग्राफ कैसे बनता है, ऐसे बनता है ग्राफ, ठीक है। सिंपली ऐसे ग्राफ बनता है, ठीक है। ऐसा क्यों बनता है, क्योंकि यार एक क्यूबिक फंक्शन है, ठीक है, क्यूबिक फंक्शन है। तुरंत वैल्यू पुट करने पर y की सबसे हाईएस्ट वैल्यू निकलने लगती है ना, समझ रहे हो क्या, इसीलिए ये क्यूबिक फंक्शन है और इसलिए ग्राफ इसका ऐसा बनता है, ठीक है। अब देखो एक बात, यहाँ पर रेसिप्रोकल फंक्शन क्या होता है यार, रेसिप्रोकल fx इक्वल टू क्या होता है, fx इक्वल टू 1/x होता है, fx इक्वल टू 1/x होता है, ठीक है। अब जैसे इसको हम क्या लिख सकते हैं, y इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, y इक्वल टू 1/x, ठीक। अब तुम बताओ इसमें x की कौन कौन सी वैल्यू पुट कर सकते हो, सभी वैल्यू पुट कर सकते हो, क्या पुट कर सकते हो, x की क्या क्या वैल्यू डाल सकते हो इसमें, क्यों 0 नहीं पुट कर सकते, ठीक है। तो यार इसमें x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, रियल नंबर निगेशन 0 नहीं पुट कर सकते हैं। अच्छा आप बताओ यार y की वैल्यू क्या आएगी, y की वैल्यू क्या आएगी, y की वैल्यू क्या आ सकती है, क्या इसमें 0 आ सकती है क्या, नहीं आएगी, कभी नहीं 0 आएगी, 0 आ सकती है क्या, नहीं आ सकती है। तो भाई यार इसमें क्या आ जाएगा, रियल नंबर निगेशन 0 नहीं आएगा इसमें, आई बात समझ में, ठीक है। तो ये तुम्हारा रेसिप्रोकल फंक्शन हो गया, सिंपल बेसिक, ठीक है। इसका ग्राफ कैसे बनता है बहुत ध्यान सुनो यार, ये देखो 0 की तरफ जाता ही नहीं है, देखो y भी 0 की तरफ नहीं जा रहा है, x भी 0 की तरफ नहीं जा रहा है, ग्राफ इसका ऐसे बनता है, y ऐसे बनता है, ग्राफ ऐसे बनता है, ठीक है, ऐसे बनता है, 0 पर जाता ही नहीं है दोनों, y भी नहीं जा रहा है, x भी नहीं जा रहा है, ये इसका ग्राफ ऐसे बनता है, ठीक है। तो ये सिंपल ऐसा ग्राफ हो गया इसका, स्क्वायर का, क्यूबिक का, ये रेसिप्रोकल फंक्शन का ग्राफ, ठीक है। थोड़ा सा आगे देखते हैं और इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। इधर देखो fx इक्वल टू क्या है, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। अच्छा देखो यार इसको पढ़ते कैसे, ध्यान सुनना, इस पूरे को जैसे fx इक्वल टू क्या लिखा है, fx इक्वल टू लिखा है, ऐसे डब्बे में बना है, बॉक्स में ऐसे x लिखा है, ठीक है। इस पूरे को क्या पढ़ते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x पढ़ते हैं। अच्छा ये जो डब्बा है, डब्बा जो है, ठीक है, इसको क्या पढ़ते हैं, इसको बोलते हैं फ्लोर ऑफ x, क्या बोलते हैं, फ्लोर ऑफ x बोलते हैं इसको, x को क्या बोलते हैं इसमें, इसको बोलते हैं स्टेप्स ऑफ x, क्या बोलते हैं, स्टेप ऑफ x बोलते हैं। अच्छा इसका सोल्यूशन क्या होता है यार, बहुत ध्यान सुनना यार, इसका सोल्यूशन क्या होता है, यदि इसमें क्या लिखा हो ग्रेटेस्ट इंटीजर x, ठीक है, इसका सोल्यूशन हमेशा क्या होता है, इंटीजर होता है, क्या होता है, इंटीजर होता है, लेकिन कौन सा इंटीजर होता है, लेस और इक्वल, ठीक, क्या होता है, लेस और इक्वल टू x होता है, समझिए क्या, बहुत ध्यान सुनना, ये मैं क्या कह रहा हूं, इसका आंसर क्या होता है, जैसे मैं एग्जांपल लूं एक, सपोज हमने एग्जांपल ले लिया, ठीक है, हमने कहा ग्रेटेस्ट इंटीजर 3.2 का क्या होगा, 3.2 का क्या होगा, तो इसका आंसर क्या होगा, इंटीजर होगा, वो भी कौन सा इंटीजर होगा, नियरेस्ट, इससे नियरेस्ट जो इंटीजर होगा वही होगा, ठीक है, जो एक कदम पीछे जाओगे जो छोटा होगा और नियरेस्ट होगा, तो 3.2 का क्या हो जाएगा आपका, 3 हो जाएगा। देखो यार 3 हमेशा इससे क्या है, छोटा ही है, ठीक है। यदि मैंने यहाँ पर 3 ले लिया तो 3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है, 3 होता है, देखो 3 इक्वल टू 3 हो गया, ठीक है, और यहाँ पर 3 लेस हो गया, ठीक है, समझ गए, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर यही होता है, बहुत बड़ी कहानी नहीं है। अब एक बात समझो, अब जैसे मैंने कह दिया इसमें कि हमने ले लिया इसमें माइनस का 3.2 ले लिया, क्या ले लिया, माइनस का 3.2, तो भैया बताइए इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, सोच के बताना, जैसा इसका समझाता हूं, देखो समझो समझो, मैंने कहा कि ग्रेटेस्ट इंटीजर -3.2 का क्या होगा ये बताना है आपको, तो तुम बताओ यार, ये देखो नंबर लाइन है,
ये नंबर लाइन है। यहाँ पर क्या है भैया, यहाँ पर 0 है, यहाँ -1 है, यहाँ -2 है, और यहाँ क्या है -3 है, यहाँ -4 है। तुम्हें बताओ यार, जब हम इधर की तरफ बढ़ते हैं तो वैल्यू घटती हैं, क्या करती हैं, वैल्यू घटती हैं। मैंने बताया कि इसका आंसर क्या होगा, इससे एक जो नियरेस्ट छोटा इंटीजर होगा वही इसका आंसर होगा। क्या मैंने बताया, इससे जो छोटा होगा नियरेस्ट इंटीजर। तो तुम बताओ यार, ये -3 है, क्या है, -3 है। अब -3.2 कहां होगा, इधर होगा, इधर। यहां मान लीजिए क्या है, -3.2 होगा, है कि नहीं। अच्छा बताओ यार, इससे छोटा इंटीजर कौन सा है, 3 है, सॉरी 3 है कि 4 है, -3 है कि -4, -4 है, क्या है, -4। इधर बढ़ोगे तो क्या होगा, वैल्यू घटेगी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, -4। एक और इसमें कॉन्सेप्ट छोटा सा होता है और गलती होती है, जैसे मैंने कहा कि भैया बता दो कि -3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, तो इसका आंसर क्या होगा, इक्वल टू लिखा है ना, इक्वल टू, ठीक, तो इक्वल टू मतलब -3 ही होगा। आई बात समझ में। याद रखना, अगर डेसिमल है, क्या है, डेसिमल है, तो उससे जस्ट छोटा वाला इंटीजर आंसर होगा। यदि डेसिमल नहीं है, कोई इंटीजर है, तो उसका आंसर इंटीजर ही होगा। 3.5 होगा तो 3.5 है, यदि 3.5 है तो भी इसका आंसर क्या होगा, 3 होगा, क्या होगा, 3 होगा। अगर 3.9 है तो इसका आंसर क्या होगा, 3 ही होगा। अगर 3.999 है तो भी इसका आंसर क्या होगा, 3 ही होगा। मतलब नियरेस्ट जो इंटीजर होगा इसका वही होगा, ठीक है। अच्छा, इसकी कुछ प्रॉपर्टी मैं तुम्हें समझा रहा हूं, ध्यान सुनना यार। कुछ प्रॉपर्टी मैं अपने से तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूं। जैसे यहां पर ये जो हम लोगों ने वर्ड यूज किया, जो यहां पर हमने टेक्निकल वर्ड लिया, तो -3.2 का भैया -4 हो गया, और -3 ही रहा, यहां पर 3 का भी क्या रहा, 3 ही रहा। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, डिफरेंस कुछ नहीं है। इसका आंसर ये क्या होता है, यही आंसर, मेन ये ब्रह्मास्त्र है यार। मेन चीज यही है कि हमेशा इसका आंसर इंटीजर होता है। वो इंटीजर कौन सा होगा, x से छोटा वाला होगा। क्या होगा, x से छोटा वाला होगा, या फिर x के बराबर होगा। समझिए क्या, ये हो सकता है। तो जरा कुछ प्रॉपर्टी मैं तुम्हें डिस्कस करता हूं, बहुत ध्यान सुनना, ज्यादा नहीं, 2-3 प्रॉपर्टी बताऊंगा। इसको हटा दूं। अच्छा, इसका ग्राफ देख लो यार, इसका ग्राफ देख लो, ये हटा दो यार, ये क्यों यहां छिपा हुआ है। ग्राफ देखिए क्या होता है। मैंने पहले ही बता दिया कि इसको ग्रेटेस्ट इंटीजर को क्या कहते हैं, एक और नाम देते हैं, इसको कहते हैं स्टेप अप फंक्शन कहते हैं ना यार, स्टेप अप फंक्शन भी कहते हैं। अच्छा, क्यों कहते हैं, क्योंकि भाई इसमें एक स्टेप सीढ़ियां बन रही। देखिए, अब हमको आपको समझाते हैं, एक चीज और समझाते हैं। ये हटा दें क्या यहां से, बहुत ध्यान सुनिएगा। देखिए, अभी लिख लीजिएगा, समझिएगा। देखो यार, अब मान लो कि हमारे पास ग्रेटेस्ट इंटीजर x है। क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर x है कि नहीं। अब देखिए, अब बहुत ध्यान सुनिएगा। अब जैसे हमने क्या लिया, जैसे अगर हमने x की वैल्यू कहां से कहां तक ली, ध्यान सुनिएगा, x की वैल्यू 0 से बड़ी ली या 0 के बराबर ली। क्या ली, 0 से बड़ी ली या 0 के बराबर ली। और 1 से क्या ले लिया हमने, छोटा ले लिया। क्या ले लिया, 1 से छोटा ले लिया। यदि 1 से हमने छोटा ले लिया, ठीक, 1 से हमने छोटा ले लिया। अब आप बताओ यार, इसका आंसर क्या होगा। अगर x की वैल्यू 0 और 1 के बीच में होगी तो इसका आंसर क्या होगा, 0 होगा। अरे देखो भाई, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 0 होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 0.1 0 ही होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 0.5 क्या होगा, 0 ही होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 0.9 क्या होगा, 0 ही होगा। अगर x की वैल्यू 0 और 1 के बीच में होगी तो इसका आंसर क्या होगा, 0 होगा। अगर x की वैल्यू 1 के बराबर हो और 2 के बीच में हो तो इसका आंसर क्या होगा, 1 होगा। अगर x की वैल्यू कहां हो, 2 और 3 के बीच में हो तो इसका आंसर क्या होगा, 2 होगा। होगा कि नहीं होगा। अब तुम ही देखो यार, यहां पर 0 पर यहां 1 नहीं है। देखो यहां 0 तो है, 1 नहीं है। तो तुम्हें देखो यार, यहां 0 को तो क्या कर लिया गया, 0 को ले लिया गया, 1 को ऐसे सर्कल छोड़ दिया गया, ठीक है। फिर देखो यार, फिर दूसरे वाले केस में 1 को लिया गया। देखो यहां 1 को लिया गया, 1 को ले लिया गया, और 2 को देखो छोड़ दिया गया, है कि नहीं। क्यों, देखो 2 को छोड़ दिया गया है। यदि यहां पर भी इक्वल टू होता तो 2 को भी ले लेते हैं, यहां पर 2 नहीं है। अब देखो ऊपर वाले में 2 को लिया और 3 को छोड़ दिया, है कि नहीं। तो ये देखो ग्राफ बनता चला जा रहा है, ये ऐसे स्टेप ऐसे सीढ़ी बनती चली जा रही है। तो ये तुम्हारा क्या होता है,
यही स्टेप अप फंक्शन होता है, सीढ़ी जैसा होता है। आई बात समझ में? ये सीढ़ी जैसा फंक्शन है, इसी को ग्रेटेस्ट इंटीजर कहते हैं यार। ठीक, सिंपल ये है। थोड़ा सा इसका और इसको नोट करना कर लीजिए, ग्राफ बना लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है यार। प्रॉपर्टीज की देखते हैं यार, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी यार। क्वेश्चन यहीं से बनते हैं, अच्छे अच्छे बनते। क्या याद करने का तरीका बना तो सब यहीं से यार, है ना। प्रॉपर्टी देखो इसकी, देखिए प्रॉपर्टी, बहुत ध्यान सुनो। सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है? अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर x है, क्या है? ग्रेटेस्ट इंटीजर x है, ठीक है। इसकी वैल्यू x ही कब आएगी? जब x हमारा क्या होगा? इंटीजर होगा, है कि नहीं। जैसे मैंने एग्जांपल यहाँ आपको एग्जांपल शो करता चलूंगा। जैसे यहाँ पर हमने लिया, अगर 3 का लिया तो क्या आएगा? 3 ही आएगा, क्योंकि 3 इंटीजर है, ठीक है यार। अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर, ये पहली प्रॉपर्टी है आपकी। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है? अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर में माइनस एक्स है, क्या है? माइनस में एक्स है, माइनस में एक्स है, तो इसका आंसर क्या होगा? माइनस को बाहर ले लीजिए, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स को लिख दीजिए, ठीक है। और इसकी वैल्यू भी क्या आती है भैया, ध्यान सुनना, माइनस का क्या आता है? एक्स आता है। ये कब आएगा? जब x बिलोंग्स टू क्या होगा? इंटीजर होगा। जैसे हमने कहा -3 का बताओ तो क्या होगा? -3 का माइनस बाहर ले लो, 3 का निकाल दो, तो 3 का क्या होता है भैया? 3 होता है, -3 हो गया, है ना, वही लिखा है। अच्छा, जब देखो x की वैल्यू इंटीजर ना हो तो, जब x की वैल्यू इंटीजर ना हो, अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर -x का बताना है तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर मैं बताऊं क्या होगा, ध्यान सुनना। ये जो है आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर -x, ठीक है, इसमें से -1 घटा दो। जरा समझते हैं इसको, देखो जैसे मैंने कहा माइनस का 3.2 का निकालना है, क्या निकालना है? माइनस का 3.2 का निकालना है। तो तुम बताओ इसका क्या आएगा? देखो -3.2 है, -3.2 है, ठीक है। ये डब्बा हटा देना अभी, ठीक है। -1 कर दो, डब्बे का लेकर तब हटाना है, ठीक है। जरा माइनस घटा दोगे तो कितना हो जाएगा? इसका ले लो, पहले इसका ले लो, इसका, ठीक है। x थोड़ा सा और समझाने की कोशिश करते हैं इसमें। एक चीज, ये कब होता है? जब x की वैल्यू इंटीजर नहीं होती, x की वैल्यू इंटीजर नहीं होती। इसका आंसर तो तुम्हारा क्या आ जाएगा? -4 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? -4। तो -4 आना चाहिए। कैसे करें इसमें? बहुत सही, शानदार शानदार, सही कहा तुमने। ये माइनस बाहर ले लो, सही कहा है, ठीक है। ऐसे इसमें भी हम लोग क्या कर लेंगे? माइनस बाहर ले लेंगे, ठीक। माइनस बाहर ले लेंगे तो इसका क्या जाएगा? 3 हो जाएगा, ठीक है, 3 हो जाएगा। 3 बाहर -3 हो जाएगा, -3 -1 कितना हो जाएगा? -4। बहुत अच्छा, ठीक है। एक ऐसी प्रॉपर्टी और होती है, बहुत ध्यान सुनना यार। ग्रेटेस्ट इंटीजर x है, ठीक है, प्लस का ग्रेटेस्ट इंटीजर -x है, इसका क्या आंसर होगा? इसका क्या आंसर होगा? ग्रेटेस्ट इंटीजर x है, ग्रेटेस्ट इंटीजर -x है, इसका क्या आंसर होगा? देखो 0 होगा। 0 कब होगा? 0 कब होगा? जब x की वैल्यू क्या होगी? इंटीजर होगी, है कि नहीं। देखो अगर x की वैल्यू 2 पुट कर दो तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 होगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -2 होगा। 2 -2 कितना हो गया? 0 हो गया। अब देखो जब x की वैल्यू इंटीजर नहीं है, x की वैल्यू जब इंटीजर नहीं है तो इसका आंसर क्या होगा? -1 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे जैसे वेरीफाई कर देते। 4 प्रॉपर्टी है यार, इसको नोट कर लो, बस इतनी प्रॉपर्टी है, बहुत इंपॉर्टेंट है यार। हाँ, एक चीज और है, जैसे मान लीजिए हमने इसमें क्या लिख दिया है? x प्लस इंटीजर लिख दिया। क्या लिख दिया? x प्लस इंटीजर लिख दिया, है ना। x प्लस इंटीजर है, तो इसका क्या हो सकता है? x का ले लो और इंटीजर को ऐसे लिख लो, है कि नहीं। जैसे मैंने कहा कि 3.2 + 1 का क्या होगा? ग्रेटेस्ट इंटीजर, ठीक है। तो क्या कर सकते हो आप? 3.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर निकाल लो, प्लस का 1 लिख दो। 3.2 का कितना होगा? 3 होगा। 3 + 1 4 होगा। सिंपल है यार, बहुत बड़ी ये नहीं प्रॉपर्टी यही दो है, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये 4 है। इसको लिख लीजिए कहीं पर, ठीक है, लिख लीजिए, नीचे वाली भी प्रॉपर्टी लिख लीजिए, ठीक है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है? देखो यार, f(x) = a की पावर x, ठीक है। यहाँ पर x क्या है? आपका पावर है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? इंडेक्स भी बोलते हैं, ठीक है। और क्या बोल सकते हैं इसको? एक्सपोनेंट भी इसको बोलते हैं। अच्छा तुम बताओ यार, किसी भी पॉजिटिव रियल नंबर को एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिख सकते हो?
किसी पॉजिटिव रियल नंबर का, कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर ले लो यार। जैसे तुमने कहा हमने 2 ले लिया, क्या ले लिया, 2 ले लिया, 2 पॉजिटिव है, 2 को क्या 2 के पावर 1 लिख सकते हो क्या, लिख सकते हो ना। ऐसा मैंने 4 लिया तो क्या 4 को 2 के पावर 2 लिख सकते हो क्या, ठीक है। तो किसी भी पॉजिटिव रियल नंबर को हम क्या लिख सकते हैं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख सकते हैं। अब आप बताओ यार कि अब इसका ग्राफ क्या होगा, कैसे होगा, ध्यान सुनना। अब इसमें एक चीज होती है, यहाँ जो a की वैल्यू है, क्या है, a की वैल्यू, ध्यान सुनना। जैसे हमने अभी यहाँ 1 2 3 पुट कर रहे हैं, यदि मैंने 1/2 पुट कर दिया, क्या 1/2 के पावर हमने 4 लिख दिया, तो ये भी तो पॉजिटिव ही है, रियल नंबर, पॉजिटिव रियल नंबर है, ठीक है। तुम बताओ, तो यहाँ पर a की 2 वैल्यू, जब a क्या हो आपका, यहाँ पर लिखा है, जब देखो यार यहाँ पर b लिख दिया, क्या लिख दिया है, b लिख दिया, कोई बात नहीं, इसको हम a बना लेते हैं, क्या बनाते हैं, a, ठीक है। एक a की वैल्यू 1 से बड़ी हो, a की वैल्यू 1 से बड़ी हो, तो यार a की वैल्यू 1 से बड़ी होगी तो ग्राफ कैसा होगा, ऐसे होगा, इंक्रीजिंग ग्राफ होगा, क्या होगा, इंक्रीजिंग ग्राफ होगा, ठीक है, समझिए क्या। अब जब यहाँ पर जब यहाँ पर a की वैल्यू 0 और 1 के बीच में हो, जैसे देखो ये एग्जांपल, ठीक है, ये एग्जांपल है, 1/2 क्या 0 और 1 के बीच में होता है भाई, 0 और 1 के बीच में ही तो 1/2 होता है। अब तुम ही बताओ यार, जितनी वैल्यू नीचे की बड़ी होगी उतना ही ये संख्या छोटा होगा। जैसे मैंने कहा 1/2 लिखा है, अब इसको मैंने पावर 2 लगा दिया तो क्या हो जाएगा, 1 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तुम बताओ 1/2 था, अभी बढ़ाया तो क्या हुआ, 1/4 हो गया। अब देखो ये छोटा हो गया, अगर क्यूब कर दिया, 1/2 का क्यूब कर दिया तो 1/8 हो गया, ये और छोटा हो गया। अब जरा हम इसको क्या करते हैं, यदि हमने 2 का स्क्वायर किया तो कितना हुआ, 4 हुआ, 2 के पावर 1 किया तो कितना हुआ, 2 हुआ, 2 के पावर 3 किया कितना हुआ, 8 हुआ। जब a की वैल्यू 1 से बड़ी थी, a की वैल्यू 1 से बड़ी थी तो क्या था, इंक्रीजिंग हो रहा था। देखो यार इंक्रीज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, घट रहा है, इसीलिए इसका ग्राफ क्या होता है, ऐसे डिक्रीजिंग ग्राफ होता है। ऐसे घट रहा है ना, ऐसे घटता हुआ नीचे चला आएगा, इसका ऐसे इंक्रीजिंग, समझिए क्या, कोई दिक्कत। ये तुम्हारा है इंक्रीजिंग ग्राफ, ये तुम्हारा क्या है, डिक्रीजिंग। एक्सपोनेंशियल डिके मतलब, एक्सपोनेंशियल डिके का मतलब क्या होता है कि ग्राफ नीचे की तरफ गिर रहा है, ठीक है। पहले तो बहुत ऊपर था, फिर धीरे 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 नीचे गिरने लगा। ये देखो y की वैल्यू आ रही है, समझिए क्या, ठीक है। तो याद रखना कि इसमें 2 होता है, a की वैल्यू 1 से बड़ी होती है और a की वैल्यू क्या होती है, 0 और 1 के बीच में होती है। इस केस में ग्राफ डिक्रीजिंग होगा और इस केस में ग्राफ क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा, ठीक है। बस इतनी सी बात इसमें है, ठीक है। तो ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का है, बस ऐसा थोड़ा सा कहीं लिख लो, थोड़ा सा यार। अब आगे देखो, अब आगे देखते हैं लॉगरिथमिक फंक्शन। यार एक्सपोनेंशियल फंक्शन का इनवर्स होता है यार, ठीक है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है, इनवर्स होता है, ठीक है। जैसे y इक्वल टू क्या है, a के पावर x है, ठीक है। तो यार यहाँ पर कुछ गड़बड़ है क्या, नहीं देखो हम तो समझाते हैं, देखो समझो, पहले समझते हैं। जैसे कोई भी नंबर है, सपोज कोई भी नंबर, नेचुरल नंबर, कोई भी नंबर नहीं, पॉजिटिव रियल नंबर, क्या है, पॉजिटिव रियल नंबर, इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिए, क्या कर दिए, कन्वर्ट कर दिए। अब एक बात समझना है, इसी को हम थोड़ा लॉगरिथमिक फॉर्म में बदलते हैं। तो जिस नंबर को आपने एक्सपोनेंशियल में बदला है, जिस नंबर को आपने बदला है उसी का क्या लेते हैं हम, लॉग लेते हैं, क्या लेते हैं, लॉग लेते हैं। देखो यार यहाँ लॉग ले लिया, क्या ले लिया, लॉग ले लिया। किसका लॉग लेते हैं, लॉग n का लेते हैं, किसका लेते हैं, लॉग n का ले लिया। जो यहाँ पर बेस होता है वो यहाँ पर भी क्या होता है, बेस होता है। इक्वल टू क्या लिखा जाता है, x। थोड़ा सा यहाँ हमें गड़बड़ दिख रहा है कि नहीं, दिख रहा है ना। जरा एक नंबर वेरीफाई करते हैं, बहुत ध्यान सुनना। जैसे मैंने ले लिया 16 को, 16 को क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर, या हम ऐसे लिख सकते हैं 4 के पावर क्या लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं, है कि नहीं। अच्छा देखो यार, इसी का हम लॉगरिथमिक फॉर्म लिखते हैं। तो लॉग, लॉग किसका लेना है हमें, 16 का लेना है। जो यहाँ पर बेस है यहाँ पर भी क्या होगा, बेस होगा। तुम बताओ यार इसका आंसर क्या आ जाएगा। 16 को क्या लिख सकते हो, लॉग 4 का स्क्वायर लिख सकते हो, बेस 4 लिख सकते हो, है कि नहीं। 2 पहले चला आएगा तो क्या हो जाएगा आपका, लॉग 4 बेस 4 आगे 2, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसकी वैल्यू 1, इसका आंसर 2। यानी इसको क्या लिख सकते हैं, लॉग 16 बेस 4 का वैल्यू आंसर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो देखो यार 2 यहां था तो 2 यहां आ गया, जैसे ये x है, समझिए क्या। तो लॉगरिथमिक फॉर्म क्या होता है, एक्सपोनेंशियल का इनवर्स होता है, क्या होता है, इनवर्स होता है, ठीक है। तो ये बहुत ध्यान देना यार, यहां से ये जो लिखा है आप यहाँ क्या लिख सकते हो, इसको log y, ठीक है, बेस a इक्वल टू x लिखना है, ये चीज होगा, समझ गए। अच्छा ये इसका इनवर्स है, किसका है, इनवर्स है।
एक्सपोनेंशियल फंक्शन का इनवर्स है। तो देखो यार, जब ये ऐसे ग्राफ था, इंक्रीजिंग था, y इक्वल टू a के पावर x, इसमें भी कंडीशन है ना, इसमें भी कंडीशन है। ये ऐसा ग्राफ था, इंक्रीजिंग ग्राफ था। कैसा था? इंक्रीजिंग था। ये कब था? जब a की वैल्यू 1 से बड़ी थी। अब लॉग में भी ध्यान देना, जो a की वैल्यू है, क्या है? a की वैल्यू हमेशा क्या होनी चाहिए? क्या होनी चाहिए? 1 से बड़ी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? 1 से बड़ी होनी चाहिए, या आप 0 से बड़ी कह सकते हो, 0 से बड़ी। लेकिन यहाँ पर a इज नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए, a इज नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए। अच्छा तुम बताओ यार, 1 नहीं होना चाहिए तो 0 और 1 के बीच की वैल्यू हो सकती है क्या? हो सकती है ना? तुम ही बताओ यार, अगर 0 से बड़ी लेनी है, बस 1 नहीं लेना है, 1 का लॉग एग्जिस्ट नहीं करेगा। यार तुम, जैसे मैं तुम्हें कहूं 1 के पावर, अब तुमने कहा सर जी हम 1 को क्या लिख सकते हैं? 1 को 1 के पावर 1 लिख सकते हैं, ठीक है। अब तुम यार 1 को 1 के पावर 100 भी लिख दो तो भी वैल्यू क्या आएगी? 1 ही आएगी, ठीक है। 1 के पावर 1000 लिख दो तो भी वैल्यू क्या आएगी? 1 ही आएगी, है कि नहीं? तो क्या इसको तुम लॉग के फॉर्म एक्सप्रेस कर पाओगे? नहीं कर पाओगे यार। अब जैसे मान लो हमने 1 को 1 के पावर 1 लिखा है, तो हम इसको log 1 बेस 1 कर दिए, इसकी वैल्यू 1 हो गई। यदि हमने 1 को ही और क्या ले सकते हैं? 1 के पावर 10 लिख सकते हैं। अब तुम बताओ यार, क्या log 1 बेस 1 को 10 लिखा जा सकता है क्या? नहीं लिखा जा सकता। इसीलिए यहाँ पर a की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 1 के बराबर नहीं होनी चाहिए। तो जब a की वैल्यू 1 के बराबर नहीं होगी, ठीक है, तो केस 2 बनेंगे। एक पहला केस क्या बनेगा? जब a की वैल्यू क्या हो? 0 और 1 के बीच में हो, 0 और 1 के बीच में हो, और एक 1 से बड़ी हो। तो देखो यार, ये एक्सपोनेंशियल था, पहला केस था इंक्रीजिंग वाला, जब a की वैल्यू क्या थी? 1 से बड़ी थी। तो इसी का क्या होता है? इनवर्स होता है। क्या होता है? इनवर्स। इनवर्स का मतलब है ये जिधर की तरफ इंक्रीजिंग है, किधर की तरफ है? y की तरफ है। तो जब इसका इनवर्स करोगे तो ये x की तरफ इंक्रीजिंग हो जाएगा। समझ गए क्या? तो इसका इनवर्स ऐसे बीच में लाइन खींच दिया। ये देखो जो ग्राफ है, ये तुम्हारा ग्राफ किसका है? y log का है, ठीक है। और कब है? जब a की वैल्यू 1 से बड़ी होगी। ये कब है? जब a की वैल्यू 0 और 1 के बीच में होगा। ऐसा डिक्रीजिंग ग्राफ था, ये डिक्रीजिंग ग्राफ था, ठीक है। आई बात समझ में? अब इसका ये आपका हो गया, ऐसे बदल गया, चेंज हो गया। समझ गए क्या? तो ये वाला ग्राफ है, ये दोनों केस याद रखना, एक ये केस है, एक आपका ये केस है। तो ये लॉगरिथमिक का है, और थोड़ा सा इसकी प्रॉपर्टी कुछ इसमें दी गई होगी। जैसे ये प्रॉपर्टी दिख रही है क्या? बहुत लाइट दिख रहा है लेकिन दिख रहा है, इसको नोट कर लो यार। ये हटा दो। पता चला क्यों 1 बेस नहीं होना चाहिए? क्यों नहीं होना चाहिए? 1 बेस क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि यार हम उस पावर कुछ भी लगा दें, 1 के पावर 100 कर दें तो भी वैल्यू 1 आएगी, 1 के पावर 200 कर तो भी वैल्यू 1 आएगी। अब उसको लॉग में हम थोड़ी ना एक्सप्रेस कर सकते हैं, है कि नहीं? इसीलिए बस थोड़ा है, 1 में नहीं बना हो रहा है। थक गए क्या पढ़ते पढ़ते? साले सुअर हो तो कुत्ते। सही है, पढ़ रहा, आराम से चल रहा है, कंसंट्रेट होकर पढ़ रहा है, तो क्या दिक्कत है यार? पेपर 10 दिन बाद है, 15 दिन बाद है, तो क्यों आए पढ़ने? तब क्यों आए? और तब से तुम कुछ ना कुछ बोल रहे हो, बहुत खराब लग रहा है यार। हम नहीं बोल रहे सर, सच में नहीं बोल रहे। माता रानी कसम खा के करती, हम नहीं बोल रहे। क्या पढ़ रहे? चलो आगे देखते हैं। प्रॉपर्टी कुछ देखो यार, इसकी प्रॉपर्टी देखो। लॉग पढ़ाई है, बस देख लो क्या होती है बस धीरे धीरे। इसको मात्र 30 सेकंड लगेंगे हमें समझाने में बस। देखो यार, जब दो नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो तो लॉग के फॉर्म में इसकी प्रॉपर्टी दोनों को अलग अलग कर दो, ठीक है। जब दो नंबर क्या हो आपस में डिवीजन में हो तो क्या होता है? माइनस लग जाता है। ऐसा लॉग में पढ़ रखा है, ठीक है। जब x के पावर क्या लिखा हो? x के पावर n हो तो n पहले चलाता है, a बेस x हो जाता है, ठीक है। देखो यार, जब log
ए बेस क्या है, ध्यान सुनना, लॉग ए, बी बेस क्या है, ए है। यहीं पर बनता है आपका बेस चेंज थ्योरम। क्या बनता है, बेस चेंज थ्योरम। ध्यान सुनना, ये क्या मैं क्या कर रहा हूं, लॉग बी बेस ए लिखा है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, लॉग बी बेस ई अपॉन के लिख सकते हैं लॉग ए बेस ई लिख सकते हैं। आई बात समझ में, इसको कहते हैं बेस चेंज थ्योरम। ठीक है, अब जैसे ये है, इसका रेसिप्रोकल होता है। क्या होता है, रेसिप्रोकल। तो ध्यान सुनना, रेसिप्रोकल जब होगा तो ये जो बी नंबर आपका है, ठीक है, ये नीचे चला आएगा, बेस बन जाएगा और ए तुम्हारा नंबर बन जाएगा। ठीक है, तो ये रेसिप्रोकल लॉग का होता है। अब कुछ इसके डेराइव फार्मूले होते हैं, डेरिवेटिव होते हैं। ठीक है, याद रखना, log 1 कभी भी पूछे, log 1 की वैल्यू केमिस्ट्री में होता है, log 1 की वैल्यू 0। log a बेस है, जब बेस भी सेम हो, नंबर भी सेम हो, तो इसका आंसर क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, अब देखो log a के पावर क्या है, r है, तो r पहले चला आएगा, और log a बेस a की वैल्यू अभी निकाली है, 1 होगा, तो इसका वैल्यू आंसर 1 हो जाएगा। log a 1/b हो, क्या हो, जैसे आपसे कभी पूछे कि log है बेस a है 1/b है, ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, माइनस लगा दो, log b बेस a हो जाएगा। ठीक, ऐसे जब नीचे की तरफ हो, नीचे लिखा हो नीचे, तो भी क्या हो जाएगा, माइनस लगा देंगे। आई बात समझो, ये दोनों बस ध्यान रखना, इन दोनों की वैल्यू तो सेम होती है, यहां बस चेंज होगा। ठीक है, अब जैसे ये है log a बेस b इंटू log b बेस c है, ये भी बेस चेंज का डिडक्शन है, ये बेस चेंज का डिडक्शन है ऐसा। ठीक है, अच्छा ये क्यों लिखा है, अच्छा log a बेस c क्यों आया, सॉरी log c बेस a क्यों आया, देखो समझो यार, क्या लिखा है, log यदि b बेस a लिखा है इंटू क्या है, log c बेस b लिखा है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ध्यान सुनना, log क्या लिख सकते हैं, log b अपॉन log c लिख सकते हैं, क्या, सॉरी a है ना, बेस e लगा दो, कोई दिक्कत। ठीक है, अच्छा इंटू क्या लिख सकते हैं इसको, log c बेस e अपॉन क्या लिख सकते हैं, log b बेस e। देखो यार, ये ऐसे कट जाएगा, फिर यहां से यहां, फिर यहां से यहां कटता चला जाएगा। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, बचेगा log c बेस e अपॉन log a बेस e, तो इसको क्या लिख सकते हैं, log c बेस a लिख सकते हैं क्या। ठीक है, तो log देखो यहाँ पे लिखा है log c बेस a, ये बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखना यार। ठीक है, ये इसी का डिडक्शन है। ठीक, तो ये हो गया हमारा। ठीक है, और ये लिखा है आपका, ठीक, n अपॉन m, जब इसके पावर भी n लिखा हो, ध्यान सुनना, ये भी बहुत सिंपल है यार, log क्या लिखा है, log a की पावर n और क्या है, a के पावर m लिखा है, तो ये देखो यार, ये उठ के यहाँ चला आएगा, तो क्या हो जाएगा, m हो जाएगा, ये उठ के यहाँ चला जाएगा तो n है ना, ये उठ के यहाँ चला आएगा तो n हो जाएगा, ये उठ के यहाँ चला जाएगा तो 1 अपॉन क्या हो जाएगा, m हो जाएगा। ठीक है, फिर log a बेस a, तो इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, आंसर क्या हो जाएगा, n अपॉन m हो जाएगा। बस याद रखना, यहाँ पर m क्या होना चाहिए, 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ये तो बहुत सिंपल था। ठीक है, तो ये सारी प्रॉपर्टी है। ठीक, तो बहुत ज्यादा समय नहीं लगा इसको समझाने में, आगे देखते हैं यार, हटा दें इसको नोट कर लेना यार, ये ले लेना, बहुत टाइम लग गया इसमें नोट करने में। अब देखो आगे, देखो यार, इसको देखना है, पॉलिनोमियल फंक्शन का क्या होता है, आर होता है। मैं वहां लिखते चल रहा हूँ, समझाते चल रहा हूँ, ध्यान सुनो। पॉलिनोमियल फंक्शन कोई भी हो, इफ डिग्री इज ऑड एंड सबसेट ऑफ आर, ये तो रेंज है, मैं समझा रहा हूँ तुम्हें। देखो यार, पॉलिनोमियल हो, पॉलिनोमियल फंक्शन मतलब एफ एक्स इक्वल टू, सपोज हम कुछ भी लेते हैं, हम एग्जाम्पल थ्रू समझा रहे हैं। देखो ध्यान सुनना यार, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर है प्लस 2x है प्लस 3 है, यहाँ पर एक्स की क्या क्या वैल्यू पुट कर सकते हो, सारी वैल्यू रियल नंबर पुट कर सकते हो। ठीक है ना। अच्छा, रेशनल फंक्शन हो, क्या हो, रेशनल हो। अच्छा देखो यार, रेशनल फंक्शन है, यहाँ पर लिखा भी रेंज, इसका समझ लो, इफ डिग्री इज ऑड, आर होगा, इसका क्या होगा, इसका y इक्वल टू भी क्या होगा, आर होगा, जब डिग्री क्या होगी, ऑड होगी, एंड सबसेट ऑफ आर इफ डिग्री इज इवन। ये बहुत ध्यान सुनना यार, सबसेट ऑफ आर इफ डिग्री इज इवन, जब डिग्री इवन होगा तो सबसेट होगा रियल नंबर, क्या होगा, सबसेट होगा रियल नंबर का। ध्यान सुनना, y बिलोंग्स टू r कब होगा, जब पावर क्या होगा, या डिग्री क्या होगा, डिग्री क्या होगा, सॉरी ऑड होगा, क्या होगा, ऑड होगा। जैसे हमने कहा कि एग्जांपल मान लो यहाँ क्यूब लगा दिया, क्या लगा दिया, क्यूब लगा दिया, इसका तो ये आंसर हो गया। अगर हमने एफ एक्स इक्वल टू क्या लिख दिया, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 लिख दिया, तो इसका क्या होगा, इसका भी डोमेन क्या होगा, r होगा, लेकिन रेंज क्या होगा, रेंज क्या होगा, रेंज इज सबसेट ऑफ
सबसेट ऑफ आर लिखा है कि नहीं, रियल नंबर का सबसेट होगा, समझिए क्या, ठीक है। अच्छा, एक्सपोनेंशियल रेशनल फंक्शन क्या होता है? रेशनल फंक्शन, रेशनल फंक्शन कैसे डिनोट करते हैं? देखो रेशनल फंक्शन कैसे डिनोट करते हैं, ध्यान सुनना, ये साथ में लिखते चलना। रेशनल फंक्शन का कैसे होता है? देखो रेशनल पहले कैसे होता है, रेशनल फंक्शन का, रेशनल फंक्शन समझो, रेशनल फंक्शन का डोमेन क्या होता है? जैसे रेशनल डिनोट कैसे करते हैं, मान लीजिए कि आर एक्स है, मतलब जो भी फंक्शन एक्स में है, क्या है फंक्शन एक्स में, जी एक्स अपॉन क्या है, एफ एक्स है, यही तो होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, है कि नहीं? तो तुम बताओ यार, जी एक्स, तो इसमें एक्स क्या होना चाहिए, एक्स बिलोंग्स टू सभी रियल नंबर होना चाहिए, और जो जी एक्स है, क्या है, जी एक्स है, वो जीरो के बराबर वाला नहीं होना चाहिए, सॉरी एफ एक्स है, क्या है, एफ एक्स है, ये नहीं होना चाहिए। आई बात समझ में? ये हटा दो, यहाँ जीरो लिख लो ना, नेगेशन लगा दे तो यहाँ जीरो लगा दो, ये वाली वैल्यू नहीं होनी चाहिए, समझ गए क्या? यहाँ पर ये वाली वैल्यू, इसका जो x का रूट है वो नहीं होना चाहिए, ठीक। जैसे एग्जांपल एक ले लेते हैं, सपोज हमने ले लिया एग्जांपल y इक्वल टू क्या है, x माइनस टू अपॉन क्या है, x माइनस क्या है 3 है। तो तुम बताओ इसका डोमेन क्या होगा? सभी रियल नंबर हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, रियल नंबर हो जाएगा। बस हमें क्या करना है, x माइनस 3 इक्वल टू 0 को क्या कर देना है, हटा देना है। आई बात समझ में? यानी x बिलोंग्स टू रियल नंबर तो हो जाएगा, जब इसको हटाओ क्या होगा, इसका रूट 3 होगा, तो क्या करना है, हमें 3 को हटा देना है। ऐसा क्यों हटाना है? अगर 3 रख दोगे 3 माइनस 3 0, कुछ अपॉन 0 नॉट डिफाइन यार, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होता है, ये होता है डोमेन। देखो यहाँ लिखा भी होगा, ऑल रियल वैल्यू एक्सेप्ट विच डिनोमिनेटर इक्वल टू 0, ठीक है, इक्वल टू 0, ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। इसका रेंज क्या होता है, 0 और इंफिनिटी के बीच का। सॉरी कहाँ गया, सॉरी गलती हुई, डिपेंड ऑन पार्टिकुलर रेशनल फंक्शन। अच्छा ठीक है, ये भी बहुत अच्छी बात कही है कि उस पर डिपेंड, सॉरी इस फंक्शन पर डिपेंड क्या कर रहा है। जैसे अब पॉलिनोमियल था, तो पॉलिनोमियल में एक ही वेरिएशन दिख रहा था, क्या दिख रहा था, एक ही वेरिएशन। अब तुम बताओ, जैसे मैंने कह दिया कि 2x अपॉन क्या है 3 है, 2x अपॉन 3 है। अच्छा ये क्या है, ये तो पॉलिनोमियल है, ठीक है, 2x अपॉन 3। अगर 2x अपॉन 3x लिख दिया तो बताओ कौन कौन सी वैल्यू पुट कर सकते हो, x की कौन सी वैल्यू पुट कर सकते हो, सारी कर सकते हो। क्या 0 पुट कर सकते हैं, यहाँ पर 0 नहीं पुट कर सकते, तो इसके अकॉर्डिंग रेंज क्या आ जाएगा, सब कुछ आ जाएगा, बस 0 नहीं आएगा। आई बात समझ में? लेकिन यहाँ वाले में क्या होगा, देखो यहाँ वाले में क्या कर सकते हो, 0 आंसर आ सकता है, 0 आंसर आ सकता है भाई। 2 माइनस 2 0, यहाँ 2 माइनस 3 -1, 0 पर -1 0, यहाँ देखो 0 भी आ रहा है, यहाँ 0 नहीं आ रहा है। तो क्वेश्चन किस टाइप का है उस पर डिपेंड करता है, तो लिखा भी डिपेंड्स ऑन द पर्टिकुलर रेशनल फंक्शन, ठीक है, जैसा होगा वैसा हमें निकालना पड़ेगा। इसका निकालने का तरीका देखो क्या देगा, ध्यान सुनो। जैसे हमने कहा कि इसका हमें क्या करना है, रेंज निकालना है, बहुत ध्यान सुनो, यही समझा रहा हूं। देखो यार, इसका तो डोमेन पता चल गया, डोमेन क्या होगा, डोमेन होगा आपका रियल नंबर होगा, लेकिन 3 को हटा देंगे, यही तो हम लोगों ने निकाला। अच्छा रेंज कैसे निकालते हैं, बहुत ध्यान सुनना यार, रेंज कैसे निकालते हैं, इस पूरे टर्म को यदि हम y में बदल दें, ठीक है, इस पूरे टर्म को क्या कर दें, y में बदल दें। देखना मैं पूरा हटा रहा हूं फिर समझा रहा हूं, तो मैं यही क्वेश्चन यही डोमेन रेंज तो समझा दे रहा हूं। अभी क्वेश्चन इसके दिए भी गए हैं, यही समझ लो रेंज कैसे निकालते हैं। डोमेन तो पता चला कैसे निकालना है, ठीक है। जैसे क्या था, y बराबर x माइनस 2 अपॉन क्या था, x माइनस 3, इसका मुझे क्या निकालना है, रेंज निकालना है। तो इस पूरे क्वांटिटी को y में बदल दो, क्या कर दो, y में बदल दो। अब ध्यान सुनना, देखो यार, इसको इधर भेज दो तो y इंटू क्या हो जाएगा, x माइनस क्या हो जाएगा, x माइनस 3 हो जाएगा, इक्वल टू x माइनस 2 है, कोई दिक्कत यहां तक, ठीक है। अच्छा इसको मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा, xy माइनस का 3y इक्वल टू x माइनस 2 हो गया, कोई दिक्कत यहां तक। अच्छा एक बात बताओ यार, इस x को इधर भेज दें, इस x को इधर भेज दें तो xy माइनस x, कोई दिक्कत यहां तक, ठीक है। अब इस 3y को इधर भेज दो तो क्या हो जाएगा, 3y प्लस में हो जाएगा माइनस 2, कोई दिक्कत यहां तक। इसमें से x कॉमन ले लो तो क्या बचेगा, y माइनस 1 इक्वल टू 3y माइनस 2 हो गया। अच्छा x बराबर क्या हो जाएगा, 3y माइनस 2 अपॉन y माइनस 1। अच्छा देख लिए, देखो यहाँ y में था, y इक्वल टू क्या था, x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3 था,
ठीक है। अब इसको हमने पूरे को y में बदल लिया। अब जो यहां पर y की वैल्यू होगी वो इसका रेंज बन जाएगा, है कि नहीं? जो यहां पर y की वैल्यू होगी इसका रेंज हो जाएगा। तो बताओ y की वैल्यू क्या हो सकती है? सभी रियल नंबर हो सकती है, बस यहां पर 1 नहीं होगा, तो 1 यहां पर नहीं होगा। देखो भैया ये तुम्हारा रेंज निकल गया। यहां पर डोमेन क्या हो जाएगा? डोमेन इक्वल टू हो जाएगा रियल नंबर नेगेशन 3, और यहां पर जो तुम्हारा रेंज हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? रियल नंबर नेगेशन 1। रेंज कैसे निकालना समझ गए क्या? ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ध्यान देना। सभी टर्म को जो x में है सबको y में बदल दो, ठीक। अब जैसे इसका एक और अप्रोच, जैसे ये हमारा ग्राफ था, बहुत ध्यान सुनना यार। ये ग्राफ हमारा है। अब तुम सुनो, जो x की जितनी वैल्यू होती है, x की जितनी वैल्यू होती है वो क्या होता है? ये जो इनपुट होता है ये x होता है, जो इनपुट x है ये तो तुम्हारा डोमेन था। क्या था? डोमेन था। और ये जो तुम्हारा y है ये तुम्हारा क्या है? रेंज था। क्या था? रेंज। अब तुम बताओ, इस फंक्शन को हमने इसको एस एक्सिस बदल दिया, ठीक है, हमने y को x में कर दिया, x को y में कर दिया, तो ये जो रेंज, ये जो था ये डोमेन बन जाएगा। समझ गए क्या? अब फिर ये पुराने वाले फंक्शन का तो रेंज ही कहलाएगा। हमने क्या कर दिया? इसको सब में y में बदल दिया। अब जो तुम y की वैल्यू पुट कर सकते हो वही इस फंक्शन का रेंज हो जाएगा। बड़ा ही सिंपल है यार, कैसे करना है ये बहुत ध्यान में रखना। समझ गए? अब देखो यार, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का रियल नंबर अभी हम लोग पढ़ के आए हैं, ठीक है, 0 से इन्फिनिटी के बीच में होता है, ठीक। लॉगरिथमिक फंक्शन का 0 से इन्फिनिटी के बीच में, डोमेन, रेंज, रियल नंबर। आइडेंटिटी फंक्शन का हम लोग पढ़ के आए, आर होता है, ठीक है, आर पढ़ के आए थे। मॉडुलस फंक्शन एफ एक्स, मॉडल फंक्शन में कौन कौन सी वैल्यू पुट कर सकते हो? सारी, पॉजिटिव नेगेटिव पुट कर सकते हो, लेकिन आंसर क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा, जीरो को लेकर, जीरो को लेकर आएगा ना भाई। क्यों? अगर मॉड जीरो की वैल्यू क्या होती है? जीरो होती है, ठीक। -2 की क्या होती है? 2 होती है। तो देखो यार इसमें आ गया पॉजिटिव। समझिए क्या? ये है आपका। अब सिग्नम फंक्शन क्या होता है? सिग्नम फंक्शन जानते हो? बहुत सिंपल है, सिग्नम फंक्शन देख लो यार, ठीक है, सिग्नम फंक्शन भी समझा दे रहे हैं। सिग्नम फंक्शन देखो, सिग्नम फंक्शन क्या होता है? एफ एक्स इक्वल टू मॉड में x अपॉन x को ही क्या कहते हैं? सिग्नम फंक्शन कहते हैं। यहाँ पर x 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। तुम बताओ यार x की कौन कौन सी वैल्यू पुट कर सकते हो? सारी वैल्यू पुट कर सकते हो, सारी वैल्यू पुट कर सकते हो क्या? ठीक है, तो डोमेन इसका क्या हो जाएगा? r हो जाएगा। डोमेन क्या हो जाएगा? r। अब तुम बताओ यार, सारी वैल्यू पुट करके देखो आंसर क्या आएगा तुम्हारा? 1 पुट किया, क्या पुट किया? 1 पुट किया, तो 1/1 1 आएगा, ठीक है। अच्छा, -2 पुट करके देखो, -2 का मॉड क्या होगा? 2 होगा, और अपॉन -2 कितना होगा? -1 आएगा, ठीक है। 0 पुट करो, 0.0, ठीक है। अब देखो तो इसका आंसर क्या आएगा? -1 आएगा, बस 0 आएगा और 1 आएगा, यही आएगा। यही इसका क्या हो जाएगा? रेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रेंज हो जाएगा। देखो रेंज लिखा है, समझ गए क्या? कोई भी वैल्यू पुट करके देखो, इसका आंसर केवल क्या आएगा? यही सब आएंगे, ठीक। और देखो यार, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हम लोग देखा था, सारी रियल नंबर पुट कर दो, आंसर क्या आ रहा था? इंटीजर आ रहा था। क्या आ रहा था? इंटीजर, सेट ऑफ इंटीजर, यही आ रहा था, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा? डोमेन, कोडोमेन, रेंज हो गया, ठीक है। तो डोमेन और रेंज हो गया, ठीक है। अब देखो फटाफट क्वेश्चन करते हैं यार, इसका क्वेश्चन कुछ होगा या फिर, हाँ सॉरी, काइंड ऑफ फंक्शन। अब यहाँ क्वेश्चन शुरू है, देख कहाँ गया? चेंज क्यों नहीं हो रहा भाई? अरे अच्छा, हो गया, हो गया, हो गया, हो गया। अब देखो यार, काइंड ऑफ फंक्शन, इसको थोड़ा सा देखते हैं। यही थोड़ा सा, यही से शुरुआत होगा, थोड़ा सा टफ। काइंड ऑफ फंक्शन, सबसे पहला फंक्शन क्या है? 1-1 फंक्शन है, ठीक है। अच्छा, 1-1 फंक्शन क्या होता है? एक फंक्शन है a से b, ठीक है, वो 1-1 तब होगा जब डिफरेंट इनपुट का क्या होगा? डिफरेंट आउटपुट होगा। जैसे एग्जांपल हम लेते हैं, मान लीजिए हमारे पास ये एक एग्जांपल है, बढ़िया एग्जांपल लेते हैं। ये एग्जांपल है, ठीक है, ये a है, ये हमारा क्या है? b है, ठीक है। अरे इधर देखो भाई, 1-1 फंक्शन का मतलब इंजेक्टिव फंक्शन। ये हमारा एक फंक्शन बना, f नाम का फंक्शन बना, a से b बना। ये फंक्शन तभी होगा भाई मेरे, ठीक है, जब फंक्शन की प्रॉपर्टी फंक्शन की डिफिनेशन को फॉलो करेगा। अब ये 1-1 कब होगा? एलिमेंट देखिए, इसमें 1 2 3 4, ठीक है, इसमें x y z w, ठीक।
अगर 1 की मैपिंग y से करा दी, 2 की x से, 3 की z से और 4 की w से, ठीक। तो देखो अकॉर्डिंग टू डिफिनेशन क्या कह रहा है, डिफरेंट इनपुट का डिफरेंट आउटपुट होना चाहिए। 1 का केवल y है, 2 का x है, 3 का z है, 4 का w है। पहली बात ये फंक्शन है, ये फंक्शन 1 1 क्यों है, क्योंकि 1 का केवल y है, 1 का केवल y है, और y किसी का है क्या, और एक किसी का y नहीं है। 1 1 का मतलब एक का एक से, 1 की सेटिंग हमेशा y से होनी चाहिए यार, ठीक है, समझ गए क्या, ठीक है। तो ये फंक्शन तुम्हारा क्या होगा, 1 1। एक चीज और लिखा है, नो टू मोर एलिमेंट हैव सेम इमेज, ठीक है, कोई ऐसे दो एलिमेंट नहीं होंगे जिनका सेम इमेज होगा। इफ फंक्शन इज ओनली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग देन इट इज 1 1। बहुत अच्छा बात है ये, आगे हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो जब फंक्शन 1 1 होगा, सॉरी इंक्रीजिंग होगा या फिर डिक्रीजिंग होगा तो 1 1 होगा। 1 1 का मतलब है हर एक एलिमेंट का एक इमेज बनना चाहिए, ठीक है। ये तो फंक्शन की डिफिनेशन है। इधर की कहानी शुरू होती है कि इधर जितने एलिमेंट हैं सबका क्या होना चाहिए, एक होना चाहिए। जैसे एग्जांपल और ले लिया, मान लो हमने ए सेट ले लिया यहाँ पर, ठीक है, ए सेट है, ये बी सेट है, यहाँ से हमने ये मैपिंग करा दी, ये फंक्शन हमारा है क्या है, एक्स वाई जेड, यहाँ 1 2 3। देखो यार, एक्स की 1 से, वाई की 2 से, ठीक है, आई बात समझ में, और जेड की 2 से, ठीक। पहले बताओ ये फंक्शन है कि नहीं है, पहले बात बताओ फंक्शन है कि नहीं है, फंक्शन है। क्यों है, सभी एलिमेंट का इमेज बना, सबका सिंगल बना है। अब तुम बताओ कि क्या ये 1 1 है, नहीं है। क्यों 1 1 नहीं है, क्योंकि देखो यार, x का 1 है, y का 2 है, z का 2 है, इसमें दो ऐसे एलिमेंट है जिनका एक ही इमेज दिख रहा है कि नहीं, y का भी 2 है, z का भी 2 है, तो ये 1 1 नहीं होगा, ये 1 1 होगा, ठीक है। तो अब इसका कुछ और सा ग्राफिकल मेथड क्या होता है, ग्राफिकल मेथड क्या होता है इसमें चेक करना है। ग्राफिकल मेथड किसी को पता है, क्या होता है ग्राफिकल मेथड। देखो ग्राफिकल मेथड में कैसे पहचानेंगे, इसमें टेस्ट करेंगे कौन सा, इसमें चेक करेंगे कैसी, हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट। क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट करेंगे। तो जैसे हमने एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाई, यदि ये ग्राफ को एक जगह कट करता है, क्या करता है, एक जगह कट करता है, तो ये क्या होगा, 1 1 होगा। क्यों 1 1 होगा, एक वैल्यू पर एक इनपुट है ना, ठीक है। अच्छा यहाँ पर देखो यार, यहाँ पर हमने किया ग्राफ 2 जगह कट किया, क्या किया, 2 जगह कट किया, तो ये 1 1 नहीं होगा, ये कैसा होगा, ये मेनी 1 होगा। क्या होगा, मेनी 1, ठीक है, ये 1 1 होगा। अच्छा मोनोटोनिक मेथड क्या होता है, मोनोटोनिक का मेथड का मतलब होता है कोई फंक्शन दिया उसका डेरिवेटिव निकाल दो। क्या निकाल दो, डेरिवेटिव, मतलब 0 से बड़ा है, इंक्रीजिंग है, फंक्शन इंक्रीजिंग है या फिर फंक्शन डिक्रीजिंग है, ठीक है, तो वो 1 1 होगा, ठीक है। जैसे अभी इससे पहले लिखा था ना कि ये जो लिखा है कि इफ फंक्शन इज ओनली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग देन इट इज 1 1 फंक्शन, ठीक है। तो बस कहानी यही है, ठीक। अब जरा नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसको देखते हैं जरा। पूछा जाता है कि 1 वर्ड वाले में, ऑप्शनल वाले में पूछा जाता है कि नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन निकालना है यार। जैसे एग्जांपल आपके सामने दिख रहा है, 1 की मैपिंग ए से हुई है, 2 की मैपिंग बी से, 3 की सी से, 4 की डी से हुई है, ठीक है। अब आपको बताना है कि ये जो है केस फर्स्ट, जब n और m की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। अब मान के चलिए कि जो ए सेट है, इसमें जो एलिमेंट ए सेट में वो कितना है, n है, कितना है, n है। इसमें कितना है आपका, बी सेट में m है। अब बहुत ध्यान सुनना यार, कैसे निकालेंगे इसमें कितना होगा, किसी को पता है, नहीं, तो हम पूछ रहे हैं 1 1 फंक्शन कितना होगा। जब n और m की वैल्यू बराबर होगी तो 1 1 फंक्शन कितना होगा, कितना होगा, 4। भाई पढ़ाई कर लो, 10 दिन बाद पेपर है, 20 दिन बाद है, गधे कहीं के। इधर देखो, n की पावर m है, कहाँ से पढ़े हो बे, गधे कहीं के। इधर देखो, इधर देखो, यही मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, ध्यान सुनो यार। पहली बात, 1 किससे किससे मैपिंग बना सकता है, 1 ए से बना सकता है, बी से बना सकता है, सी से बना सकता है, डी से बना सकता है क्या, तुम ध्यान देना पहले यार। जो एलिमेंट है, यहाँ हम एग्जांपल, यहाँ तो यार वो आ रहा होगा, प्रिंटिंग आ रही होगा ना, यहाँ आ रही है, यहाँ आ रही है, यहाँ आ रही है,
नहीं आ रही है? बस यही बताते हैं, सुनो देखो यार, जैसे मान लो इसमें एलिमेंट है, बहुत ध्यान सुनना, इसमें है एक्स वाई जेड डब्ल्यू ऐसे एलिमेंट है, ठीक है, समझो इसमें क्या है ए बी सी डी ऐसे इसमें एलिमेंट है। एक बात बताओ यार, एक्स किसके साथ बना सकता है? ये एन टाइम है, ठीक है, एन टाइम है, या ऐसे लिख लो, आप ऐसे लिख सकते हो आराम से और अच्छा रहेगा, A1 A2 A3 A4 ऐसे रहेगा, ठीक है, तो कितना हो जाएगा AN, लिख लिया। ऐसे इसको भी लिख लो, AM माना है ना तो इसको AM मान लो या N ही मान लो, कोई दिक्कत नहीं। X2 X3 ऐसे करते करते तुम बताओ X किसके साथ, X1 किसके साथ बना सकता है? इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ। ध्यान रखना कैसे मैं कह रहा हूं, इसके साथ बना लिया जब, तो क्या फिर दोबारा बना सकता है इसके साथ? समझो x1 कितने टाइम बना सकता है? n टाइम बना सकता है। ध्यान सुनना, पहली बार जो मैपिंग हो रही है सुनो, फिर x2 की बारी होगी तो कितने टाइम बना सकता है? भाई एक बार x1 ने बना लिया, एक बार इसकी मैपिंग हो गई तो इसकी कहानी खत्म, अब इन्हीं दोनों की बची रहेगी, ठीक है, हाँ गुड। अब ये कितना करेगा? n माइनस क्या हो जाएगा? n माइनस 1 टाइम बना सकता है। ऐसे x3 कितना कर सकता है? n माइनस 2 कर सकता है, ठीक है। ऐसे लास्ट में जो एलिमेंट बचेगा वो कितना कर सकता है? एक बार कर सकता है। क्या कर सकता है? एक बार। अब जाके टास्क कंप्लीट हुआ है, यानी n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू ऐसे करते करते कहां तक? 1 तक। तो क्या आ जाएगा? n फैक्टोरियल। क्या हो जाएगा? n फैक्टोरियल, यानी कितना होगा? n फैक्टोरियल होगा। समझिए। अच्छा केस 2 क्या है? केस 2 देखो यार, केस 2 क्या है? जब n की वैल्यू क्या हो? लेस हो, m की वैल्यू बड़ी हो। जैसे यहां पर क्या है, ये छोटा बनाते हैं, थोड़ा ये बड़ा बनाते हैं, 1 1 हो जाएगा, 1 1 हो जाएगा। तो कितना 1 1 होगा? कितना 1 1? ध्यान सुनना, यहाँ पर a सेट है, ये b सेट है, यहाँ से हमारा फंक्शन बना 1 1। मान लीजिए इसमें क्या है? x1 x2 x3 है, इसमें क्या है आपका a1 a2 a3 a4 a5 इतना बना लिया। देखो यार इसमें जो एलिमेंट है कितना है? n a में कितना है आपका? 3 है, n b में कितना है आपका? 5 है। इसकी वैल्यू बड़ी है, ठीक है। याद रखना इसमें कितना बनेगा? इसमें बनेगा आपका मान लीजिए इसमें m है तो mpn बनता है। क्या बनता है? mpn बनता है। मतलब इसमें क्या हो जाएगा? 5p3 इतने टोटल नंबर ऑफ क्या बन जाएंगे? इतने टोटल नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन बनेंगे mpn। m क्या होगा? इसमें एलिमेंट होंगे। अच्छा केस थर्ड यही बनता है। केस थर्ड देखो यार, केस थर्ड क्या होगा? जब n की वैल्यू m से बड़ी होगी, इधर का एलिमेंट बड़ा होगा, इधर का जो सेट होगा छोटा होगा। मान लीजिए इसमें क्या है? x1 x2 x3 x4, इसमें क्या है? a1 a2। देखो यार a है, ये b है, इसमें कितना होगा? इसमें कितना होगा? इसमें नहीं होगा, ये फंक्शन ही एग्जिस्ट नहीं करेगा यार, है कि नहीं? तो मान लो इसका इससे करा दिया, फंक्शन एग्जिस्ट हो जाएगा। चेक करें क्या? x1 का 1 से करा दिया, इसका इससे करा दिया, इसका इससे करा दिया, हाँ एग्जिस्ट कर जाएगा। लेकिन 1 1 नहीं करेगा यार, 1 1 नहीं करेगा, है कि नहीं? 1 1 नहीं, तो इसमें 1 1 नहीं है, नो 1 1, ठीक है। ऑनटू फंक्शन क्या है? बहुत ध्यान सुनना। ऑनटू फंक्शन ईच एलिमेंट ऑफ कोडोमेन हैविंग प्री इमेजिन डोमेन सेट। थोड़ा सा टेक्निकल लग रहा है, बस समझने के लिए ये मैथमेटिकली है कि जो आपका रेंज है वो कोडोमेन के बराबर होना चाहिए। जैसे एग्जांपल लिया गया है, ये एग्जांपल है आपका है, यहाँ पर जो x की मैपिंग किससे है? 1 से है, y की मैपिंग किससे है? 1 से है, z की मैपिंग 2 से, w की मैपिंग 3 से है। पहली बात ये फंक्शन है क्या? ये फंक्शन है, ठीक है। अब ये फंक्शन ऑनटू फंक्शन कब होगा? जब ये देखो पूरा क्या है, ये जो आपका यही तो है सेट ऑफ क्या है? कोडोमेन। क्या है? कोडोमेन है। अब एक बात बताओ यार, इसका रेंज भी क्या है? इसका रेंज भी तो 1 2 3 ही है, ठीक है। जरा इस एग्जांपल को यहां बढ़िया तरीके से समझते हैं। जैसे ये हमारा है ए सेट है और ये हमारा क्या है? बी सेट है। इसमें एलिमेंट है x y z है, इसमें 1 2 3 है, ठीक है। अब देखो यार x 1 से रिलेटेड 1 से मैपिंग है, y की भी किससे है? 1 से है, ठीक है, और z की किससे है? 2 से है, और w की किससे है? 3 से है।
अब एक बात बताओ, इसका डोमेन क्या है? डोमेन है एक्स वाई जेड डब्ल्यू, ये डोमेन है। अच्छा, इसका रेंज क्या है? इसका रेंज है 1 2 3 है, ठीक है। अच्छा, इसका को डोमेन क्या है? 1 2 3, को डोमेन 1 2 3 है। देखो यार, रेंज और को डोमेन बराबर है आपस में, तो बस ये क्या हो जाएगा आपका, ये जो फंक्शन बना ए से बी की मैपिंग करा के जो हमने फंक्शन बनाया, जो रिलेशन है, ये कैसा हो गया? ऑन टू हो गया। बस जैसे ये एग्जांपल एक दिख रहा है, इसमें देखो यार, इसका डोमेन क्या है, सॉरी इसका को डोमेन क्या है? 1 2 3 4, इसका को डोमेन है 1 2 3 4 है। अच्छा, इसका रेंज क्या है? 1 2 3, इसका रेंज है 1 2 3 है, बस ठीक है। क्या यहाँ पर देखो डोमेन सॉरी को डोमेन और रेंज बराबर है? नहीं है, बस ये ऑन टू फंक्शन नहीं होगा। इसमें यदि कोई एलिमेंट छूट गया, इसमें कोई एलिमेंट छूट गया, तो समझ जाना कि वो ऑन टू फंक्शन नहीं है। इधर जो जितने भी प्री इमेज हैं, जितने भी प्री इमेज हैं, सबके सब क्या, सॉरी जितने भी इमेज हैं उनका एक प्री इमेज होना चाहिए, ठीक है। जितने भी इमेज हैं सबका एक प्री इमेज, देखो यार लिखा है ना, को डोमेन हैविंग प्री इमेज इन डोमेन सेट, ठीक है। ये तुम्हारा को डोमेन एलिमेंट है, ठीक। तो क्या है आपका, इसके जितने भी इमेजेस हैं इसमें होने चाहिए, इसमें कोई एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए, तो ये कोडोमेन ऑन टू फंक्शन कहलाएगा, ठीक है। ऑन टू फंक्शन, इसको सर्जेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सर्जेक्टिव। सर्जेक्टिव इंजेक्टिव कैसे किसको कहते हैं? 1 1 को। इंजेक्टिव 1 1 को। क्यों? वहां पर मैपिंग केवल सिंगल एलिमेंट से होती थी, ठीक है। वहां यहां पर क्या है, यहां पर भी सिंगल से, लेकिन एक जो एलिमेंट है, ठीक है, एक जो इमेज है वो किन्हीं दो प्री इमेज का है। आई बात समझ? जैसे 1 x का भी है 1 y का भी है, तो यहाँ देखो सर्जेक्शन हो गया कि नहीं हो गया। तो बस ये ऑन टू फंक्शन है। ऑन टू फंक्शन में रेंज कोडोमेन के बराबर होनी चाहिए, ठीक। तो इसको नोट कर लो, आगे चालू कर दिए। देखो यार, इनटू फंक्शन क्या होता है? इनटू फंक्शन ऑन टू फंक्शन का इनवर्स होता है, ठीक। जिसमें एलिमेंट छूट जाए, जिसमें एलिमेंट क्या हो, छूट जाए, वो क्या होना चाहिए? वो क्या होगा आपका? इनटू फंक्शन होगा, जिसमें कोडोमेन और रेंज बराबर नहीं होते। जैसे ये एग्जांपल दिया है यहाँ पर, देखो आपका कोडोमेन क्या है? कोडोमेन क्या है? 7 9 10 8 और 4 है, लेकिन रेंज क्या है यहाँ पर? रेंज आपका क्या है? 7 9 10 और 8 है। देखो ये दोनों आपस में बराबर नहीं है। बस जो ऑन टू फंक्शन पढ़ा उसी का इनवर्स क्या होता है? इनटू फंक्शन होता है। इसमें कोई एलिमेंट छूट जाए, समझ जाओ वो क्या है? इनटू है, ऑन टू नहीं है, ठीक है। तो अब क्वेश्चन इसी में बनते हैं। क्वेश्चन देखना कैसे बनेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन ये है, इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? इफ ए जो सेट है, ठीक है, उसमें कौन कौन से एलिमेंट है? सभी रियल नंबर है, लेकिन बस मुझे 3 को नहीं लेना है, ठीक है। और बी सेट क्या है? बी सेट में भी सभी रियल नंबर लेने हैं, लेकिन 1 को नहीं लेना है। कंसिडर द फॉलोइंग फंक्शन, जो फंक्शन है ए से बी बना, वो फंक्शन क्या है? x - 2 अपॉन x - 3 है। फॉर ऑल x बिलोंग्स टू ए, देन सो दैट f इज बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव का मतलब क्या होता है पता है? बाइजेक्टिव का मतलब होता है फंक्शन क्या होना चाहिए? फंक्शन 1 1 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 1 1 होना चाहिए। और फंक्शन क्या होना चाहिए? ऑन टू होना चाहिए। बाइजेक्टिव का मतलब ये होता है। तो यार इसको कैसे प्रूव करेंगे? सबसे पहले 1 1 प्रूफ करना। पहले क्वेश्चन देखो यार, देखो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? 1 1 प्रूफ करते हैं। देखो 1 1 प्रूफ करने के लिए बहुत ही सिंपल मेथड है। देखो क्या करना है, जो फंक्शन हमारा है, पहली बात फंक्शन क्या है? f(x) इक्वल टू क्या है? x - 2 अपॉन क्या है? x - 3 है। आपको पता है कि 1 1 में क्या होना चाहिए? अब इसको हम क्या मान लेते हैं? मान लीजिए कि इसको fx1 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? fx1 मान लेते हैं, ठीक है। जैसे आपने इसको fx1 मान लिया, ठीक है, ध्यान सुनना, इसको क्या मान लिया हमने? fx1 मान लिया। तो तुम्हें पता है कि fx1 हमने मान लिया, क्या ये fx1 है, और हमने fx2 मान लिया, तो यहाँ पर 1 1 लगा दिया। जैसे हमने fx2 मान लिया, तो क्या हो जाएगा? x2 - 2 अपॉन क्या हो जाएगा? x2 - 3 हो जाएगा। तो हमें 1 1 प्रूफ करना है, तो हमें इन दोनों फंक्शन को क्या करना पड़ेगा? बराबर करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा? x2 - 2 अपॉन x2 - 3। कोई दिक्कत? ठीक है। अब जरा यार क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो। x1 - 2, ठीक है, इंटू क्या हो जाएगा? x2 - 3 हो जाएगा, ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा तुम्हारा? x2
-2 फिर क्या है x1 -3 हो जाएगा। अब बहुत ध्यान सुनना यार, देखो कैसे करेंगे। हमें इनको बराबर करना, यानी x1 बराबर x2 आना चाहिए, तभी तो हमारा क्या होगा, फंक्शन 1 1 होगा। जरा देखो -3x1, ठीक है, फिर इसको मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा, माइनस का 2x2 हो जाएगा, ठीक। फिर इससे मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा, माइनस का 6 इक्वल टू, इसका मल्टीप्लाई कर दो तो x1 x2, ठीक। फिर इसका मल्टीप्लाई कर दो माइनस का 3x2, और जैसे इसका मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 2x1, और ये क्या हो जाएगा, माइनस का 6। कोई दिक्कत? तो ये -6 कट गया यार, है ना, और तुम्हारा ये कट गया, x1 x2 कट गया, बचा क्या तुम्हारा -3x1, ठीक है। इधर ले आओ तो क्या हो जाएगा, प्लस का 2x1, ठीक है, इक्वल टू, इधर क्या है, माइनस का 3x2 है, तो इसको ले जाओगे क्या हो जाएगा, प्लस का 2x2 हो जाएगा। कोई दिक्कत? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस का x1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस का x2, यानी x1 इक्वल टू क्या हो गया, x2 आ गया, मतलब ये फंक्शन क्या है, 1 1 प्रूफ हो गया। अब लिख सकते हो कि हेंस f(x1) इक्वल टू क्या हो गया, f(x2) हो गया, ठीक है। बस इट इज, क्या लिख दो, गिवन फंक्शन इज 1 1, गिवन फंक्शन इज 1 1, ठीक है। तो यार 1 1 प्रूफ करने का सबसे बेहतर तरीका ये था। अब देखो यार, हमें क्या प्रूफ करना है, ऑन टू प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है, ऑन टू। देखो ऑन टू कैसे प्रूफ करते हैं, बहुत ध्यान सोचना। देखो यार, सीधे सीधे इस फंक्शन को f(x1) मान लिया, इसको क्या मान लिया, f(x2), समझिए क्या, बस दोनों को आपस में क्या कर देना है, बराबर कर देना है। जब कभी भी आपको 1 1 प्रूफ करना है, कैसा भी फंक्शन क्यों ना हो, उसको क्या करना है, आपस में बराबर कर देना है। जैसे बराबर कर दोगे, लास्ट में x1 बराबर x2 आ गया, मतलब x1 की मैपिंग किससे हुई है, x2 से हुई है, ठीक। तो यार सिंगल मैपिंग हो गई, ये 1 1 का प्रूफ हो गया, ठीक। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपके पेपर में आए, बहुत सारे क्वेश्चन, ठीक है। तो ध्यान रखना कि बाइजेक्टिव प्रूफ करने का सबसे पहला तरीका 1 1 को ऐसे करो। अब देखो मैं तुम्हें ऑन टू प्रूफ करना सिखा रहा हूं, हटा दें इसको। ये सब क्वेश्चन बहुत बढ़िया है यार, इसको नोट करते चलना। बस पेपर में फंक्शन जब पेपर देने जाना, ठीक है, तो खाली यही सब क्वेश्चन करना है, ठीक है। या 10 क्वेश्चन हम फिर से इसका एक सीट बना के दे देंगे, ठीक है। नहीं अब आ गया ये प्रूव करना, मतलब ठीक है। देखो ऑन टू कैसे प्रूफ करेंगे, देखो ऑन टू कैसे प्रूफ करेंगे। देखो इधर ऑन टू के लिए क्या करना होगा, तुम्हें पता है, ऑन टू फंक्शन के लिए क्या होना चाहिए, रेंज किसके बराबर होना चाहिए, रेंज कोडोमेन के बराबर होना चाहिए यार, ठीक है। तो देखो कैसे प्रूफ करेंगे। सबसे पहले देखो यार, f(x) इक्वल टू क्या है तुम्हारा, हम इसको लेट कर लेते हैं कि y इक्वल टू क्या हो गया आपका, x-2 अपॉन x-3, समझे क्या। तुम बताओ सबसे पहले जो गिवन फंक्शन है, ठीक है, इस फंक्शन का कोडोमेन क्या है। देखो यार, जितना बी सेट एलिमेंट होता है वो सारा कोडोमेन होता है, ठीक है। ए सेट क्या होता है, आपका डोमेन होता है। तो यहां पर कोडोमेन क्या है, सभी रियल नंबर है, 1 को हटा देना है। अगर इस फंक्शन का रेंज भी यही आ गया तो भाई रेंज इक्वल टू कोडोमेन हो गया। अब देखो रेंज कैसे निकालते हैं, बहुत ध्यान सुनना। कैसे निकालोगे, इस सभी टर्म को क्या कर देना है, y में बदल देना है। इसको इधर भेज दीजिए, क्या हो जाएगा, x-3 इंटू क्या हो गया, y हो गया, इक्वल टू x-2 हो गया। मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा, xy माइनस का 3y इक्वल टू x-2 हो गया। अब देखो यार, इस x को इधर भेज दो तो xy माइनस का x इक्वल टू 3y माइनस का 2 हो गया। इसमें से क्या कॉमन कर लीजिए, x कॉमन कर लीजिए, क्या हो जाएगा, y माइनस 1 हो जाएगा इक्वल टू 3y माइनस का 2 हो जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 3y माइनस का 2 अपॉन y माइनस 1 हो गया। अब देखो ये फंक्शन बन गया। अब तुम बताओ यार, यहाँ पर क्या पुट कर सकते हो,
यहाँ पर y की वैल्यू क्या हो सकती है, y की वैल्यू सभी रियल नंबर हो सकती है, सभी रियल नंबर हो सकती है, बस 1 नहीं होगा, बस 1 नहीं होगा। आई बात समझ में? बस हियर क्या लिख सकते हो, हियर रेंज ऑफ एफ एक्स कितना होगा, रेंज ऑफ एफ एक्स कितना होगा, रियल नंबर होगा और 1 को हटा देना है। देखो यार यहां पर कोडोमेन भी यही दिया है और देखो रेंज भी यही आ गया, ठीक है, तो बस लिख दो यार हियर रेंज इक्वल टू कोडोमेन, ठीक, देन या हेंस गिवन फंक्शन इज ऑन टू, ठीक है, गिवन फंक्शन क्या हो गया, ऑन टू हो गया। बड़ा ही सिंपल है यार, आपको क्या करना है, बस सारे टर्म को किस में बदल देना है, y में बदल देना है, ठीक है, तो तुम्हारा यहां से क्या पता चल जाएगा, रेंज पता चल जाएगा। अगर ये वैल्यू इसके बराबर है, अगर ये वैल्यू इसके बराबर है तो मतलब क्या होगा आपका, वो ऑन टू हो जाएगा। तो बाइजेक्टिव प्रूफ करने के लिए हो गया। अच्छा यार एफ इनवर्स की बात कही गई है, एफ इनवर्स एक्स, जरा इसको देखते हैं यार। एफ इनवर्स एक्स मैं तुम्हें यही समझाता हूं, अभी रुक जाओ, अभी लिखना नहीं, इधर देखो, अभी रुको, अभी इधर देखो, इधर देखो, एफ इनवर्स एक्स पूछा जा रहा है, एफ इनवर्स एक्स। अच्छा इनवर्स की कहानी क्या होती है, इनवर्स ऑफ फंक्शन आपको क्या बताना है, एफ इनवर्स एक्स बताना है। तो सबसे पहले क्या करना होगा, इसी का इनवर्स बताना ना, ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन है, तो इस फंक्शन का इनवर्स क्या हो जाएगा, ये जो दिया गया है ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा। क्यों, तुम्हें जैसे मैंने कहा कि एक फंक्शन हमारा है, मान लीजिए कि फंक्शन हमारा है a से b बना है, ध्यान सुनिएगा, a से b बना है, ठीक है, एलिमेंट इसमें है x y z है, इसमें क्या है आपका a b c है, x का b से, y की मैपिंग a से, z की मैपिंग c से, ये तुम्हारा फंक्शन a टू b बना है, ठीक है। अच्छा फंक्शन जो हमारा है वो क्या है, देखो x कॉमा b है और क्या है तुम्हारा y कॉमा a है और z कॉमा क्या है, z कॉमा c है, ये तुम्हारा क्या है, ये फंक्शन एफ एक्स है ना, ठीक है। अच्छा मुझे एफ इनवर्स चाहिए, क्या चाहिए, एफ इनवर्स चाहिए, तो याद रखना कि ये फंक्शन इधर से हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इधर से हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, एफ इनवर्स एक्स हो जाएगा। आई बात समझ में, एफ इनवर्स एक्स हो जाएगा। तो यार एफ इनवर्स एक्स में क्या हो गया, तो b कॉमा क्या हो जाएगा, x हो जाएगा और a कॉमा y हो जाएगा और c कॉमा z हो जाएगा। हो गया कि नहीं हो गया, ठीक है। बस तुमसे इस फंक्शन का एफ इनवर्स पूछा है, तो देखो यार ये जो लिखा टर्म है, ये टर्म लिखा जो यहाँ पर है, इसको क्या लिख सकते हो आप, y के टर्म में है, क्या है, y के टर्म में, ये देखो पूरा y बराबर x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3 है, ठीक है। अब इसको हमने y में बदल दिया तो हो गया ना उल्टा, ठीक। तो यार देखो एफ इनवर्स x क्या हो जाएगा आपका 3y माइनस का 2 अपॉन y माइनस 1, ये तुम्हारा एफ इनवर्स x निकल के आ जाएगा। सॉरी ये एफ इनवर्स y है, तो जब हम x में करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहां लिख देते हैं, जब x में कर देंगे तो एफ इनवर्स x हो जाएगा, तो जहां जहां y है वहां वहां x डाल दीजिए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 3x माइनस का 2 अपॉन क्या हो जाएगा x माइनस 1, ये एफ इनवर्स y निकल, एफ इनवर्स x निकल के आ गया है ना। तो देखो यार कैसे प्रूफ करना है, 1 1 तो कर लिया, ऑन टू के लिए बस क्या करना है, सीधे उसका रेंज निकाल दीजिए। रेंज निकालने का तरीका पता है कि हमें सारे टर्म को क्या करना है, जो x वाला उसको y में बदल देना है, ठीक है। तो चलो यार ये नोट कर लो, फिर अगला सवाल इसको करना है, सेम सवाल है, इसके लिए मैं केवल 2 मिनट का समय दे रहा हूं आपको। इसको आपको करना है और वो जल्दी प्रूफ करके बताना है। चलो देखो इधर देखो, इधर देखो, सबसे पहले इसको क्या प्रूफ करना होगा, 1 1 प्रूफ करना होगा यार। तो 1 1 प्रूफ करने के लिए क्या होगा, ध्यान सुनो यार, ये तुम्हारा एफ एक्स इक्वल टू क्या, एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 2 है, तो हमने क्या मान लिया इसको, एफ एक्स 1 मान लिया, तो क्या हो जाएगा तुम्हारा x1 माइनस 1 अपॉन क्या हो जाएगा, x1 माइनस 2 हो जाएगा। और तुमने इसको क्या मान लिया, एफ x2 जब ले लिया आपने, तो क्या होगा x2 माइनस 1 अपॉन क्या हो जाएगा, x2 माइनस 2 हो जाएगा। अब इन दोनों को आपस में बराबर कर दो यार, तो x1 माइनस 1 अपॉन क्या हो जाएगा, x1 माइनस 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, x2 माइनस 1 अपॉन x2 माइनस 2 हो जाएगा। समझ गए क्या, ठीक है। अब यार इसको आपस में बराबर कर देना जैसे मैंने पहले बताया, तो x1 माइनस 1
इंटू क्या हो जाएगा, x2 माइनस 2 हो जाएगा, इक्वल टू x2 माइनस 1 फिर x1 माइनस 2 हो गया। कोई दिक्कत? फिर से आपस में मल्टीप्लाई करना है। आई बात समझ में? आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो x1 बराबर क्या आ जाएगा, x2 आ जाएगा। आई बात समझ में? तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा, 1 1 हो जाएगा। आपस में मल्टीप्लाई करोगे, कट पिट करोगे, x1 बराबर x2 आ जाएगा तुम्हारा। ठीक है, अब एक बात समझो यार, 1 1 तो हो गया, हेंस लिख सकते हो हेंस fx, या लिख सकते हो हियर fx1 इक्वल टू क्या है, fx2 है, तो क्या हो जाएगा आपका, हेंस इट इज 1 1, इट इज 1 1। ठीक है, अब ऑन टू प्रूफ करना है, तो ऑन टू के लिए क्या करना पड़ेगा, ऑन टू के लिए क्या करना पड़ेगा, ध्यान सुनना। ऑन टू फंक्शन के लिए ये तुम्हारा y इक्वल टू, लेट कर लो y इक्वल टू एक्स माइनस 1 अपॉन क्या हो जाएगा, x माइनस 2। इसको इसके साथ भेज दो तो y इंटू एक्स माइनस 2 इक्वल टू एक्स माइनस 1। तो यार एक्स वाई माइनस का 2y इक्वल टू कितना हो जाएगा, x माइनस 1 है, तो इधर भेज दो तो एक्स वाई माइनस एक्स इक्वल टू प्लस का 2y माइनस का 1। तो इसमें से x कॉमन कर लो तो y माइनस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर, 2y माइनस 1। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 2y माइनस 1 अपॉन y माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, अब तुम बताओ यार यहाँ पर क्या वैल्यू पुट कर सकते हो, y की सभी वैल्यू पुट कर सकते हो, लेकिन तुम्हें 1 को हटा देना है यार। ठीक है, तो ये तुम्हारा रेंज आ गया भैया। रेंज क्या आ गया तुम्हारा, रेंज आ गया, रियल नंबर आ गया और 1 को हटा दो। अब देखो यहाँ पर कोडोमेन क्या है, देखो ये कोडोमेन है। ठीक है, क्या है, कोडोमेन। यहाँ कोडोमेन क्या है, कोडोमेन आपका भी रियल नंबर है और 1 को हटा दिया, ऐसे लिख लेना, बस ये लिख देना। रेंज बराबर क्या हो गया, रेंज बराबर कोडोमेन। ठीक है, हेंस इट इज ऑन टू फंक्शन, इट इज ऑन टू फंक्शन। ठीक है, फिर लास्ट लाइन लिख देना, गिवन फंक्शन, गिवन fx इज बोथ 1 1 एंड ऑन टू। ठीक है, गिवन फंक्शन fx इज बोथ 1 1 एंड ऑन टू, हेंस इट इज बाइजेक्टिव। समझिए क्या, ये बाइजेक्टिव हो गया। ऐसे पूरा लिखना है यार, समझिए क्या। इसका f इनवर्स x निकाल लोगे, ये तुम्हारा देखो क्या है यार, ये तुम्हारा है, यहाँ पर लिख लो, यहीं पर f इनवर्स y क्या है तुम्हारा, f इनवर्स y ये है 2y माइनस 1 अपॉन y माइनस 1। तो f इनवर्स x क्या हो जाएगा, वैल्यू रिप्लेस कर देंगे 2x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1। ये तुम्हारा f इनवर्स x आ गया। समझ गए? जिसका नहीं हुआ वो देख लो यार। हमें 1 1 प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है, 1 1 प्रूफ करना है। तो इसमें केस बनेंगे यार, देखो यार, इवन और ऑड का केस है, देखो यार, ऑड का और इवन का है यार। तो केस नंबर फर्स्ट, केस नंबर फर्स्ट, जब क्या होगा, x इज ऑड, x इज ऑड, तो हमें 1 1 प्रूफ करना है। तो यार फंक्शन तुम्हारा fx इक्वल टू क्या है, x प्लस 1 है, तो तुमने लेट कर लिया यार x1 प्लस 1 इक्वल टू क्या कर लिया, x2 प्लस 1 कर लिया। कोई दिक्कत? यहाँ देखो 1 से 1 कट जाएगा, क्या हो जाएगा, x1 इक्वल टू x2 हो जाएगा। यहाँ तो तुमने प्रूफ कर लिया बड़ा ही सिंपल तरीके से यार। केस नंबर 2 देखो यार, केस नंबर सेकंड क्या कहता है, जब इवन होगा, x इज इवन, तो इस केस में क्या लेंगे, x माइनस 1 लेंगे, x1 माइनस 1 इक्वल टू x2 माइनस 1 लेंगे, फिर से एक कट जाएगा यार, तो क्या बचेगा, x1 इक्वल टू x2। ठीक है, अब देखो दोनों केस से क्या हो गया, x1 x2 की वैल्यू बराबर आ गई। लिखने का तरीका यही होगा। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, सभी वैल्यू है जो हमारी कहां से, ये देखो x, जो x1 है, x2 है, सभी वैल्यू क्या होगी, इवन होगी। क्या होगी, इवन होगी, है ना। जब x की वैल्यू इवन होगी तो ये आ गया। अब समझो यार, यहाँ पर बस हो गया। हेंस इट इज 1 1। अब देखो ऑन टू के लिए क्या करना है यार, ऑन टू के लिए बहुत ध्यान सुनना। ऑन टू के लिए इसमें ऐसा कोई फंक्शन सीधा दिया नहीं है जिसमें तुम क्या निकालो, इसमें डायरेक्ट ऐसे तुम बता सकते हो रेंज क्या होगा इसका, कोडोमेन क्या होगा, ऐसे ही बता सकते हो। ठीक है, लेकिन इसको ऐसे करते हैं ऑब्जर्वेशन से, क्या करते हैं,
ऑब्जर्वेशन से, देखो ध्यान सुनो, ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन, अब समझो ऑब्जर्वेशन, जब हमने F1 पुट किया, क्या पुट किया, F1 पुट किया, तो 1 किस में पुट करेंगे, 1 क्या है आपका, ऑड है, क्या है, ऑड है, तो इस फंक्शन में पुट करेंगे, क्या पुट करेंगे, इस फंक्शन में पुट करेंगे, तो 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अगर इसमें हमने 2 पुट किया, क्या पुट किया, 2 पुट किया, तो बताओ 2 कहां पुट करेंगे, 2 इवन है तो यहां पुट करेंगे, 2 - 1 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अगर इसमें हम 3 पुट करेंगे, क्या पुट करेंगे, 3, तो बताओ 3 कहां पुट करेंगे, 3 ऑड है, 3 यहां पुट करेंगे, 3 + 1 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अगर हम 4 पुट करें, क्या पुट करें, 4 पुट करें, तो जब 4 पुट करेंगे तो इसमें करेंगे 4 - 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ऐसे सो ऑन। आप समझो, तो जब क्या हो रहा है, देखो इसमें सभी रियल नंबर मिलते चले जाएंगे, 1 जितने भी रियल नंबर है, ठीक है, आपके 1 2 3 4 ऐसे आपके क्या मिलते, नेचुरल नंबर दिया ना, सॉरी रियल नंबर, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर, ठीक है, यहाँ पर सभी क्या होंगे, नेचुरल नंबर मिल जाएंगे। तो लिख लो यार, लिख सकते हो फ्रॉम ऑब्जर्वेशन, फ्रॉम ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन, ठीक है, वी गेट ऑल नेचुरल नंबर। आई बात समझ में, तो यही नेचुरल नंबर निकला और यही तुम्हारा क्या हो गया, हेंस लिख सकते हो या देयरफॉर रेंज क्या हो जाएगी, रेंज हो जाएगी आपकी नेचुरल नंबर हो जाएगी, रेंज नेचुरल नंबर हो गई। अब देखो यहाँ पर कोडोमेन भी क्या है, कोडोमेन भी नेचुरल नंबर है, तो कोडोमेन भी क्या यहाँ पर है, कोडोमेन भी नेचुरल नंबर है, कोडोमेन भी नेचुरल नंबर है। बस रेंज इक्वल टू क्या हो गया, रेंज इक्वल टू कोडोमेन हो गया, तो भाई मेरे ये फंक्शन क्या होगा, इट इज ऑन टू फंक्शन, क्या हो जाएगा, इट इज ऑन टू फंक्शन, ठीक है। तो ये प्रूव हो गया यार 1 1 ऑन टू, ठीक है, ऑब्जर्वेशन से कर लिया, इसको ऐसे कर लिया, समझ गए। तो ये क्वेश्चन था ऐसा, जिसका नहीं उसको नोट कर लो यार, ऐसे ही लिखना है पेपर में, ठीक है, ऐसे ही लिखना है, अगर ऐसे नहीं लिखोगे नंबर नहीं मिलेंगे, ठीक है, सिंपली ऐसे लिखना सीख जाओ बस। हमें पता है तुम प्रूफ कर ले रहे थे, ठीक, 1 1 के लिए भाई केसेस दिया, केसेस बना लो, ऑन टू के लिए तुम बस चेक करो, जो वैल्यू तुम पुट कर रहे हो यहाँ पर वो वैल्यू क्या है, इवन है कि ऑड है, अगर ऑड है तो ऑड वाले में पुट करो, इवन है तो इवन वाले में पुट करो, ठीक है। ऑब्जर्वेशन देख रहे हो, तुम्हें सारे क्या मिल रहे हैं, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होता है भाई, 1 से लेकर इंफिनिटी तक होता है, तो देखो 1 मिला, 2 मिला, 3 मिला, 4 मिला, ऐसे 5 मिलेगा, 6 मिलेगा, ऐसे सब मिलता चला जाएगा, ठीक है। तो ये फंक्शन क्या हो गया, ऑन टू हो गया, ये फंक्शन ऑन टू हो गया। अगला सवाल आपके सामने है, ये क्वेश्चन है यार, कंपोजिट फंक्शन का है यार, बहुत ध्यान से इसको रीड करिए और इसका आंसर निकालिए, पहले इसको निकालिए। सो भी सोनी इधर देखो, देखो यार फंक्शन क्या है, पहले यहीं देख लो, जो रिलेशन, सॉरी जो फंक्शन है आपका R to R है, बोले तो रियल नंबर से रियल नंबर। fx क्या है आपका, fx है आपका x² प्लस का 3x प्लस का 1 है, ठीक है। और जो g है आपका, जो g सेकंड फंक्शन है वो भी r से कहाँ है, r मतलब रियल नंबर टू रियल नंबर है। अच्छा gx कितना है भैया, gx है आपका 2x माइनस का 3। अब आपसे पूछ रहा है देन फाइंड द फॉग, पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, फॉग। अच्छा फॉग का मतलब क्या होता है, ध्यान सुनो, फॉग का मतलब होता है f ऑफ क्या होता है, gx होता है, ठीक है, f ऑफ gx होता है। अच्छा f ऑफ gx का मतलब क्या होता है कि जहां जहां x की वैल्यू है, क्या होता है, जहां जहां x है वहां वहां क्या पुट कर देना है आपको, वहां gx फंक्शन को पुट कर देना है, पुट कर देना है। जैसे देखो यार ये fx है, क्या है, fx है। अब आपको f ऑफ gx निकालना है, तो x में कहा क्या पुट करना है, gx पुट कर देना है। x स्क्वायर, तो x जगह क्या पुट करना है, gx, तो यार 2x माइनस 3 का स्क्वायर हो गया, कोई दिक्कत, प्लस का 3
x की जगह क्या पुट करना है, 2x माइनस 3 पुट कर देना है, प्लस का क्या है 1 है यार। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, फॉग निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब आपसे गॉफ पूछता है, क्या पूछता है, गॉफ पूछता है, तो g ऑफ x निकालना है। क्या निकालना है, g ऑफ x निकालना है। आई बात समझ में, g ऑफ x निकालना है। तो क्या करोगे यहाँ पर, जहां जहां x है किसमें, gx में, वहां वहां fx पुट कर दो। तो क्या कर दोगे, 2 इंटू x है तो x ने क्या पुट करना है, पूरा ये फंक्शन x स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 1, ठीक है, और माइनस का क्या हो जाएगा 3। इसको सॉल्व कर दोगे तो क्या निकल के आ जाएगा, gx आ जाएगा। कर दोगे तो भाई क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस का 6x प्लस का क्या हो जाएगा 2 माइनस का 3, तो कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस का 6x और ये क्या हो जाएगा माइनस का 1। ये तुम्हारा क्या निकल जाएगा, गॉफ निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, गॉफ। समझिए क्या, ये तुम्हारा गॉफ आ जाएगा। तो सिंपल है यार, है ना। तो फॉग गॉफ निकालना आसान है। एक क्वेश्चन ऐसा और है, इसमें थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है। क्वेश्चन नहीं है क्या, देख रहे हैं दूसरा क्वेश्चन, इसमें स्लाइड नहीं दिख रही है यार। क्वेश्चन ऐड तो किया था। सचिन अपना फोन देना जरा, सचिन अपना फोन देना जरा, वो एक स्लाइड खोल के देना जो तुम्हारे पीडीएफ भेजी थी मैंने। ए, पहले जूता खाने लायक हो तुम लोग, कितना भी गाली दे लो लेकिन सुधरोगे नहीं। क्लास में बैठे हो, रिकॉर्ड हो रहा है तब भी समझ में नहीं आ रहा है, बेशरम हो। सुगर मतलब कुछ भी समझा लो, कुछ भी समझा लो, हम पढ़ाएंगे नहीं अब, कल से बैच बंद है तुम लोग का, मत पढ़ो आप। पहले नंबर आते हैं 15-16 नंबर आते हैं, तो चिल्ला चिल्ला के पढ़ाओ तब भी समझ में नहीं आ रहा है। अरे रिकॉर्ड हो रहा है तब भी नहीं तुम लोग पढ़ रहे हो। मारेंगे 10 जूता, शांत रहो गधे कहीं के, सुगर कमी नहीं। पढ़ा तो नहीं, समय देने क्या फायदा हमें इसमें है। क्वेश्चन लिखो, इफ द फंक्शन, जल्दी लिखो क्वेश्चन। इफ द फंक्शन f, फंक्शन तुम्हारा है r to r, डिफाइंड बाई fx इक्वल टू 3x minus 4 is invertible, then find f inverse, ये क्वेश्चन है, इसको करो। fx इक्वल टू, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, fx इक्वल टू 3x प्लस 5 अपॉन 2, ठीक है। इसका निकालना है तुम्हें f इनवर्स x। ये दो क्वेश्चन है। इधर का हटा दें, हर तरह क्वेश्चन से तुरंत करके बताओ जल्दी से। राइट फॉग, आपको फॉग लिखना है, राइट फॉग f r to r and g r to r
एफ एक्स इक्वल टू मॉड में एक्स जी एक्स इक्वल टू मॉड में 5x-2, ये लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the range of fx इक्वल टू मॉड में x-1 अपॉन x-1 where x is not equal to 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, find the FOF if function define real to real and fx equal to 3 minus x cube whole power 1/3। फॉफ निकालना है इसका। फॉफ का मतलब समझ रहे हो, फंक्शन ऑफ फंक्शन निकालना है। 1 2 3 4 5 सवाल आपके सामने, इसके अलावा कोई भी सवाल ऐसा नहीं बना जो तुम्हारे पेपर में आया। एक क्वेश्चन और दे रहा हूं मैं, गॉफ निकालना है आपको, और ध्यान सुनना। दिख रहा है ना, ये उसमें दिख रहा है ना, दिख रहा है ना। इतना करो क्वेश्चन पहले। 5 सवाल है, 1 2 3 4 5, पांचों गुड। हो गया भैया, करिए शोभित लग रहे हैं तुम्हारे भाई। अच्छा बड़ी एनर्जी है तुम्हारे अंदर। चलोगे वॉलीबॉल खेलने? बहुत एनर्जी है। उठाने आ गए? क्यों भाई, खटिया पड़े थे, कुछ गड़बड़ था क्या? शादी वाला घर कहाँ गया तुम्हारा? बहुत दिन तक क्या रहा तुम्हारे यहाँ शादी वाला घर है? बढ़िया से घर के सामने लिखा शादी वाला घर है। हम दो राउंड वहां से निकले, मतलब एक बार आए, फिर शाम को कोचिंग देखें शादी वाला घर। अरे सुअर कहिए, तेरे घर के सामने लगा था शादी वाला घर। बढ़िया हाँ, बढ़िया लड़कियां थी यार वहां पर। क्या हो गया?
वो स्कूल जाना था। किसको स्कूल जाना है? जाओ 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 जाओ। अरे यार अच्छा किसके स्कूल? मैंने वो उसका फॉर्म जमा करना था आज ही। जाओ जाओ, खत्म भी हो गया कहानी। बंद कर लो भाई, बंद करो और बंद कर लो। ये होगा हो गया, ये रिकॉर्डिंग बंद कर दो यार।